हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप हाल चाल सब बढ़िया होगा। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट ऑफेंस जो हम लोग को डील करना है उसका नाम है चीटिंग। और चीटिंग का मतलब हिंदी में होता है छल। मतलब किसी के साथ आप क्या कर रहे हो, छल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सेक्शन नंबर 318 और 319 के अंदर इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। अलग अलग प्रोविजंस हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन बेस्ड पे हैं, वो हम लोग सब डील करेंगे। और इसको पहले जो आईपीसी में इसको जब डील किया जाता था तो इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना होता था सेक्शन नंबर 415 से लेकर 420 तक। बट अब बीएनएस के अंदर क्या कर दिया गया है, सेक्शंस को कम कर दिया गया है। मतलब सब सेक्शंस ज्यादा थोड़े बना दिए गए हैं और उसी के अंदर इनको हमको डील करना है। तो आज की डेट में अब हम लोग को जो भी पढ़ना है वो पढ़ना है एज पर द बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और सेक्शन नंबर 318 एंड 319 ऑफ बीएनएस विल डील विद द प्रोविजन ऑफ चीटिंग। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चीटिंग। बट बिफोर कमिंग टू द बुक, हम लोग एक बार मैं आपको पीपीटी के थ्रू थोड़ा सा आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि इसका मतलब एक्चुअल में है क्या, सो दैट आपको जब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, इसका मतलब जो प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन में, आप पढ़ोगे तो आपको एकदम इजीली समझ आ जाएगा। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एग्जाम्पल्स मैंने कुछ बनाए हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए दो पार्टीज हैं, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। अब मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की शॉप में जाता है। मिस्टर वाई कौन है? मिस्टर वाई इज अ शॉपकीपर। मिस्टर वाई कौन है? एक शॉपकीपर है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की शॉप पे जाता है, ठीक है, टू टेक सम गुड्स ऑन क्रेडिट। मगर मिस्टर एक्स को पता है कि भाई साहब उसकी क्रेडिट जो है, ठीक है, वो इतनी अच्छी नहीं, उसकी इमेज जो है इतनी अच्छी नहीं है, आसानी से मिस्टर वाई उसको कोई सामान उधार पे नहीं देगा। तो मिस्टर एक्स क्या करता है? मिस्टर एक्स प्रिटेंड टू बी अ सिविल ऑफिसर। ये देखिए भाई, मिस्टर एक्स क्या प्रिटेंड करता है मिस्टर वाई को कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं। ठीक है, कोई क्या पता डुप्लीकेट कार्ड एंड और बनवा के चला गया और बोलता है कि भाई आईपीएस ऑफिसर हूं मैं। ठीक है, अब जैसे ही आईपीएस ऑफिसर बोला तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, किसी की शॉप में नॉर्मल दुकान अगर है तो कोई बंदा अगर आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर कोई पहुंच जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको लगता है कि भैया बहुत बड़ा बंदा आ गया है उसकी दुकान पे। तो मिस्टर एक्स जाता है मिस्टर वाई की दुकान पे प्रिटेंडिंग टू बी अ सिविल ऑफिसर। ठीक है, सिविल ऑफिसर, और बोलता है कि भाई साहब मुझे कुछ उधार पे गुड्स चाहिए। मिस्टर वाई एकदम खुशी खुशी उसको गुड्स उधार पे दे देता है, क्योंकि भाई उसको पता है कि कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो बाद में मिल ही जाएगा, भैया आईपीएस ऑफिसर हमारी दुकान पे आए हैं। मगर इसके पीछे जो इंटेंशन थी मिस्टर एक्स की, वो क्या इंटेंशन थी कि भाई साहब एक बार सामान गुड्स उधार पे ले लो और उसके बाद कौन पैसे देता है। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पे मिस्टर एक्स कुछ गलत कर रहे हैं मिस्टर वाई के साथ? क्या एक्चुअल में मिस्टर एक्स क्या एक्चुअल में मिस्टर एक्स सिविल ऑफिसर थे? द आंसर इज नो, एक्चुअल में वो नहीं थे। मतलब सामने वाले को आपने बिलीव कराया है कोई ऐसी चीज पे जो कि एक्चुअल में नहीं है। समझ आ रहा है? एक्चुअल में आप सिविल ऑफिसर नहीं हो, मगर सामने वाले को आपने डिसऑनेस्टली एक तरह से ऐसा इंड्यूस किया है सो दैट वो बिलीव कर गया आपके ऊपर कि आप सिविल ऑफिसर हो, और उसके बेस पे आपने उसके साथ कुछ गलत काम कर लिया है। तो इसको बोलते हैं चीटिंग। तो यहाँ पे क्या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को चीट कर रहे हैं? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं मिस्टर एक्स चीट, मिस्टर एक्स चीट्स मिस्टर वाई। क्लियर है? पहला एग्जांपल। दूसरा आते हैं, दूसरा मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपनी पर्सनालिटी चेंज करी है। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं, एक तरह से बोला जाए तो इसको बोलते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन। मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके, जो एक्चुअल में आप हो नहीं, उसको चेंज करके किसी दूसरे के साथ छल कर रहे हो। ठीक है, ये भी आएगा हमारा, इसका भी प्रोविजन गिवन है आगे, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सेक्शन 319 इसी से डील करता है। चलिए आगे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 एक है, मिस्टर एक्स है, एक ओनर है शोरूम के। ठीक है, और शोरूम कौन सा है? शूज का उनका बिजनेस है। ठीक है, ओनर ऑफ आ शोरूम, और शोरूम में कौन सा बिजनेस चला रहे हैं? वो शूज का बिजनेस है। और शूज कौन से बेच रहे हैं? वो नाइकी के शूज बेच रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, नाइकी के शूज बेचने का उनका काम है। और ये नाइकी का सिंबल आपके सामने देखिए, ये लिखा बना हुआ है। ठीक है, नाइकी का सिंबल ये दिख रहा होगा आपको। अब इसने क्या किया है, जो ये नाइकी के जो शूज बेच रहे हैं, जो बोल रहे हैं पब्लिक को कि भाई नाइकी के जूते हैं, इन्होंने क्या करा है, ही पुट्स द काउंटरफीट मार्क ऑन द शू बॉक्स। काउंटरफीट का मतलब डुप्लीकेट मार्क लगाया है, किसका? नाइकी का, डुप्लीकेट कराया। मगर एक्चुअल में वो मैन्युफैक्चर जो करता है जूतों को ना, खुद की उसकी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है। शूज की मैन्युफैक्चरिंग वो खुद कर रहा है, कोई नाइकी का जूता नहीं है। वो शूज की मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है। ठीक है,
समझ आ रहा है, उसकी कोई फैक्ट्री है वहां पे करता है। मगर जो बॉक्स होते हैं, बॉक्स में जब पैकिंग हो जाती है तो बॉक्स के ऊपर क्या करता है, नाइकी का जो लोगो है वो लगा देता है उसके ऊपर, वो उसके ऊपर लगा देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिस्टर एक्स जो कर रहा है वो इंड्यूस कर रहा है किसी भी दूसरे पर्सन को। मैं मिस्टर वाई ले लिया जो उसकी शॉप पे सामान खरीदने आया, क्या बोल रहा है, भैया ओरिजिनल नाइकी के जूते हैं ये। क्या है ये ओरिजिनल नाइकी के जूते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है देखिए, सामने वाले को ये बिलीव कराया जा रहा है कि एक्चुअल में जो चीज नहीं है, यही हो रहा है। सामने वाले को आप वो फील करा रहे हो, वो बिलीव करवा रहे हो जो एक्चुअल में सच नहीं है। तो यहाँ पे क्या, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को इंड्यूस कर रहे हैं टू परचेज द प्रोडक्ट। बताइए भाई, हो रहा है। तो क्या यहाँ मिस्टर एक्स चीट कर रहा है? द आंसर इज यस, हेयर मिस्टर एक्स चीट, मिस्टर एक्स चीट। दूसरा और थर्ड एग्जाम्पल, एक मिस्टर एक्स है जो होलसेलर है और एक मिस्टर वाई जो है वो रिटेलर है। अब होलसेलर ऑब्वियस ही बात है सैंपल्स दिखाता है रिटेलर को, फिर उसी सैंपल के बेस पे रिटेलर क्या करता है, गुड्स को खरीदता है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स जो होलसेलर है उसने मिस्टर वाई जो रिटेलर है उनको क्या दिखाया है, सैंपल दिखाया है फर्स्ट ग्रेड गुड्स के, सैंपल ऑफ फर्स्ट ग्रेड गुड्स, सैंपल ऑफ फर्स्ट ग्रेड गुड्स, और उसको इंड्यूस कर रहा है एंड इंड्यूसेस हिम का मतलब मिस्टर वाई को इंड्यूस करता है टू बाय द आर्टिकल विद द इंटेंशन टू डिसीव हिम। लो भाई, विद द इंटेंशन टू डिसीव हिम, डिसीव का मतलब होता है टू बिलीव समथिंग विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, डिसीव का मतलब टू बिलीव समथिंग विच इज नॉट ट्रू। ये देखिए भाई, और फिर क्या करता है, तो बोलता है गुड्स ले लीजिएगा और सैंपल दिखाता है फर्स्ट ग्रेड गुड्स के, सैंपल दिखा रहा है फर्स्ट ग्रेड गुड्स के, और बोल रहा है कि इंड्यूस करता है उसको कि भाई परचेज क्या करना है, परचेज कौन से करना है, आर्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर वाई क्या कर देता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैंपल ऑर्डर कर देता है। मिस्टर वाई क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैंपल ऑर्डर कर देता है गुड्स को। मिस्टर वाई ऑर्डर फॉर द गुड्स, बस मिस्टर एक्स, यहाँ मिस्टर एक्स होगा ये, बट मिस्टर एक्स डिलीवर्स दी सेकेंड हैंड गुड्स। ये लीजिए भाई, सैंपल दिखा रहे हो आप फर्स्ट हैंड गुड्स का और सामने वाले पार्टी को आप इंड्यूस कर ले रहे हो, ठीक है, कन्विंस एक तरह से कर ले हो टू बाय द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल। मगर बाद में आप डिलीवरी कौन सी दे रहे हो सर, डिलीवरी आप दे रहे हो सेकंड हैंड गुड्स की। समझ आ रहा है, आ रहा है आपकी इंटेंशन, इसका मतलब शुरू से ही गड़बड़ थी। तो क्या यहाँ पे मिस्टर एक्स चीट कर रहा है? यस, द मिस्टर एक्स चीट। क्लियर है, आता है समझ? आगे आइए, एक और एग्जांपल, एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। देखिए भाई, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, अपनी एक डायमंड ज्वेलरी को प्लेज कर रहा है मिस्टर वाई के पास, डायमंड ज्वेलरी को प्लेज कर रहा है मिस्टर वाई के पास, और क्या ले रहा है, पैसा ले रहा है। मगर 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 मिस्टर एक्स को शुरू से ही पता था कि जो भी ज्वेलरी ये प्लेज कर रहा है मिस्टर वाई के पास वो क्या है, फेक है। ही नोज दैट द ज्वेलरी इज फेक, मगर फिर भी उसने क्या करा है, प्लेज करा है टू मिस्टर बाय बाय सेइंग दैट द ज्वेलरी इज रियल। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप सामने वाले को बिलीव करा रहे हो जो कि सच नहीं है, ठीक है, और उसके साथ धोखाधड़ी एंड ऑल कर रहे हो, ऐसा एंड ऑल ले ले रहे हो। समझ आ रहा है? तो क्या यहाँ पे भी मिस्टर एक्स चीट कर रहा है? यस, मिस्टर एक्स चीट, ये सब चीटिंग हो रही है। आगे आइए, एक बार और आगे आइए, देखिए मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई दो लोग हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स इंटेंशनली इंड्यूसेस मिस्टर वाई इनटू बिलीव, क्या भरोसा कराने के लिए, दैट ही विल रिटर्न हिज मनी। लो भाई, अब मिस्टर वैक्स जाता है मिस्टर वाई के पास और बोलता है भैया मुझे 10 लाख रुपए चाहिए लोन, ठीक है, और क्या करता है, इंटेंशनली इसको इंड्यूस करता है कि भाई साहब मैं तुमको पैसा तुम्हारा दे दूंगा, टेंशन की बात ना लो, मेरी बस सैलरी आने वाली है, मैं तुमको पैसा दे दूंगा। समझ आ रहा है? तो काइंडली लेंड मी द अमाउंट। मगर मिस्टर एक्स की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी पैसे को वापस देने की, बस उसने क्या करा है, उस सामने वाले को कन्विंस किया है सो दैट उसको पैसे वहां से मिल जाए विद द फ्रॉडलेंट इंटेंशन। कैसी इंटेंशन के साथ? फ्रॉडलेंट इंटेंशन के साथ। कोई इसकी सैलरी एंड ऑल नहीं आने वाली थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। समझ आ रहा है? बहका के उससे पैसे ले लिया। तो क्या यहाँ पे मिस्टर एक्स चीट कर रहा है? यस, मिस्टर एक्स आ रहा है समझ? एक और एग्जांपल, ये देखिए एक और एग्जांपल क्या लिखा है, मिस्टर ए है जो मुंबई के रहने वाले हैं, मिस्टर बी जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं। दो पार्टीज है, मुंबई और दिल्ली वाले दोनों पार्टीज हैं। अब मिस्टर बी जो है जो दिल्ली में रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिपेयर ऑफ हिज हाउस विच इज सिचुएटेड इन मुंबई। अब देखिए मिस्टर ये जो ए है ये मुंबई में रहते हैं, क्लियर है। इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, ये एक तरह से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं
इसलिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हाउस एंड ऑल, ठीक है, इनका काम है ये। तो ये मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी दिल्ली में रहता है, इसका घर जो है वो बॉम्बे में है। अब इसने बंदा कोई ढूंढा होगा भाई, गूगल एंड ऑल करा होगा कि भैया कौन बंदा ऐसा है जो घर को रेनोवेट कर देता होगा। मिस्टर ए इसको कोई मिले होंगे, ठीक है, जो मुंबई में रहते हैं। तो मिस्टर बी बोलता है मिस्टर ए को, भाई साहब मेरा घर मुंबई में भी है मगर मैं रहता दिल्ली में हूँ, मेरा घर मुंबई में भी है, हम लोग शिफ्टिंग की सोच रहे हैं, तो एक काम करिए इसको ना आप रेनोवेट कर दीजिएगा, उसको आप रेनोवेट कर दीजिए, जो भी पैसा एंड ऑल है मैं आपका दे दूंगा, उसको रेनोवेट कर दीजिए, अगले महीने हम लोग शिफ्ट वहाँ पे हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है। मिस्टर ए बोलता है चलो ठीक है भाई कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक महीने बाद मिस्टर ए फोन करता है मिस्टर बी को कि भैया आपका घर हो गया है रेनोवेट, वो एकदम बन चुका है। बट एक्चुअल में क्या लिखा है देखिए, एक्चुअल में क्या है, ही डिड नॉट रिपेयर द हाउस एंड टोल्ड टू मिस्टर बी दैट द हाउस हैज बीन वेल रिपेयर्ड। क्या इंटेंशन थी इसके पीछे, इंटेंशन क्या थी, टू गेट द पेमेंट। तो एक्चुअल में जो चीज नहीं हुई है, एक्चुअल में जो मतलब जो चीज सच नहीं है, मगर आप सामने वाले को ये बिलीव करा दे रहे हो कि एकदम सच है। क्यों भाई साहब, उससे कुछ ना कुछ उसके साथ घपला करने के लिए। तो क्या यहाँ पे मिस्टर ए ने एक्चुअल में उसने कोई घर का रेनोवेशन एंड ऑल नहीं कंप्लीट किया है, बट वो चाहता है कि भाई उसको पेमेंट मिल जाए, तो उसने सामने वाले को बिलीव कराया है कि भैया ये चीज हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है, फाइनल हो चुका है। क्लियर है। तो क्या यहाँ पे मिस्टर ए चीट कर रहा है, यस मिस्टर ए आ रहा है समझ, क्लियर है, क्लियर है, समझ आ रही है, सब जगह गड़बड़ हो रही है। लेकिन एक और एग्जांपल है, देखिए भाई, मिस्टर एक्स है, उनकी एक प्रॉपर्टी है जो बेच रहे हैं किसको, मिस्टर वाई को। मिस्टर एक्स ने अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचा है किसको, मिस्टर वाई को प्रॉपर्टी बेच दिया है, मगर साथ साथ में क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है मिस्टर एक्स, इंड्यूस कर रहा है मिस्टर जेड को, इंड्यूस कर रहा है मिस्टर जेड को एंड टेक द लोन बाय मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी विच हैज ऑलरेडी सोल्ड। तो सेम प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यही प्रॉपर्टी की बात हो रही है। मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया मिस्टर वाई को, क्लियर है, प्रॉपर्टी बिक गई, सब कुछ हो गया, मगर बाद में अब क्या पता मिस्टर जेड को ना पता हो, मिस्टर जेड को लगता हो कि भाई प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की है। क्या करता है मिस्टर एक्स, मिस्टर जेड को इंड्यूस करता है और क्या बोलता है कि भाई साहब मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे पास गिरवी कर देता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, और उसको किसी तरीके से इंड्यूस कर लेता है बाय मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी विच ही हैज ऑलरेडी सोल्ड टू मिस्टर वाई। तो क्या यहाँ पे मिस्टर एक्स मिस्टर जेड को चीट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताइए भाई, कर रहा है कि नहीं, द आंसर इज यस। तो यहाँ पे भी मिस्टर एक्स मतलब ये भरोसा दिला रहा है, तो एक्चुअल में चीज सच नहीं है, समझ आ रहा है, मगर सामने वाले को ये बिलीव कर रहा है कि नहीं भाई ये एकदम सही है, समझ आ रहा है, क्लियर। एक्चुअल में वो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का, क्योंकि प्रॉपर्टी उसने बेच दी, मगर सामने वाले को ये दिखाया कि नहीं प्रॉपर्टी का ओनर मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है, तो मैं मॉर्गेज कर रहा हूँ तुम्हारे पास प्रॉपर्टी को और मुझे तुम पैसा दे दो। आता है समझ, क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, ये सब एग्जाम्पल में आपको क्या चीजें लग रही हैं, ये सब एग्जाम्पल में आपको क्या चीजें लग रही हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है, सामने वाले को ये बिलीव करा रहा है कि जो चीज एक्चुअल में सच नहीं है, और वो चीज बिलीव करा के, वो चीज बिलीव करा के उसको फ्रॉडलेंटली क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, फ्रॉडलेंटली क्या कर रहा है, उसको कन्विंस कर रहा है कोई चीज करने के लिए। क्या चीज करने के लिए, कि उसकी भाई प्रॉपर्टी अपने पास ट्रांसफर करा लेना, या उस बंदे से ऐसा काम करवाना कि अगर वो ऐसा कन्विंस नहीं हुआ होता तो वो काम वो नहीं करता। यही हो रहा है क्या, यही सब चीजें दिख रही है हम लोग को, यही चीटिंग है बेटा, और कुछ नहीं। देखिए मैं आपको लाइन दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा, पहले डेफिनेशन लाइन दिखाता हूँ, ये देखिए पढ़िए इसको, यही लिखा हुआ है आपके उसमें बेयर एक्ट में, यही लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है, एनी पर्सन हु, एनी पर्सन हु, एनी पर्सन कौन है, एनी पर्सन वो है जो गलत कर रहा है, एनी पर्सन यहाँ पे वो है सर जो गलत कर रहा है। तो एनी पर्सन आप दिमाग में रखना, एनी पर्सन हु, तो एनी पर्सन वो है जो गलत कर रहा है किसी के साथ। अब एनी पर्सन हु डिसीव एनी पर्सन, डिसीव एनी पर्सन, ये एनी पर्सन कौन है, ये दूसरा पर्सन है, ठीक है, ये वो पर्सन है जिसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। एनी पर्सन हु डिसीव्स एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या तो जिसके साथ वो गलत कर रहा है, या तो कोई एनी थर्ड पर्सन किसी के साथ भी हो सकता है, समझ आ रहा है। तो एनी पर्सन मतलब कोई भी इंसान, कोई भी इंसान, एनी पर्सन मतलब जिसके साथ गलत हो रहा है। अब डिसीव का मतलब क्या हो रहा है, एनी पर्सन हु डिसीव एनी अदर पर्सन, डिसीव का मतलब टू बिलीव समथिंग विच इज नॉट ट्रू। ये देखिए भाई, तो क्या कर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को उस चीज का भरोसा दिला रहा है, ठीक है,
वो चीज का भरोसा दिला रहा है जो कि एक्चुअल में सच नहीं है। क्यों दिला रहा है भाई ऐसा, क्यों दिला रहा है? डिसीव कर रहा है। डिसीव एनी पर्सन किस लिए? किस लिए? टू फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उसको। देखिए भाई, डिसीव कर रहा है और साथ में फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली उसको कन्विंस करता है। समझ आए? बाय डिसीविंग क्या कर रहा है? बाय डिसीविंग फ्रॉडलेंटली या तो डिसऑनेस्टली उसको कन्विंस करता है। किस लिए कन्विंस? द पर्सन सो डिसीव। द पर्सन सो डिसीव मतलब ये कौन, जिसके साथ गलत हो रहा है? ये पर्सन कौन है सर? ये पर्सन यही वाला, ये वाला जिसके साथ गलत हो रहा है। तो क्या बोल रहा है? एनी पर्सन हु डिसीव्स एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करता है। इंड्यूस करता है द पर्सन सो डिसीव। क्या क्या इंड्यूस करता है? क्या क्या करने के लिए इंड्यूस करता है? देखिए इसमें ना तीन चार पॉइंट बनते हैं, तीन चार पॉइंट बनेंगे जो उसके अंदर आते हैं। तो क्या करा, क्या करने के लिए कर रहा है डिसीव उसको? द पर्सन सो डिसीव्ड। द पर्सन सो डिसीव्ड, दो केस लेके चल रहा हूं। द पर्सन सो डिसीव्ड, पहला केस लेके चल रहा हूं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अब दूसरा केस लेके चल रहा हूं एक्टिविटी से रिलेटेड। तो क्या बोल रहा है देखिए, फिर से। तो एनी पर्सन हु डिसीव्स एनी पर्सन फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करता है, कन्विंस करता है। द पर्सन सो डिसीव, जो पर्सन जो डिसीव हो चुका है, जो कि मान चुका है, उसकी बातों में आ चुका है। किस लिए? क्या? टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, या तो भाई कोई प्रॉपर्टी का करना क्या? डिलीवर। टू डिलीवर क्या करना? टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, या तो डिलीवर करने के लिए या तो उसकी कंसेंट लेना, या टू गेट द कंसेंट, गेट द कंसेंट, गेट द कंसेंट टू डिलीवर और टू गेट द कंसेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। कंसेंट कैसी? कंसेंट कैसी? टू गेट द कंसेंट टू रिटेन द प्रॉपर्टी, to get the consent to retain the property, to consent that। और कौन ले रहा है ये? एनी पर्सन। देखिए मतलब क्या हो रहा है, मतलब जो पर्सन डिसीव हो गया है, जो पर्सन डिसीव हो गया है उसको आप कैसे क्या, क्या बोल रहे हो? टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, कि भाई अपनी जो प्रॉपर्टी है डिलीवर कर दो किसी को भी। इस तरह के से उसको आपने रिसीव किया। अब एनी पर्सन कोई भी हो सकता है। एनी पर्सन वो हो सकता है, वो पर्सन जो पर्सन उसको चीट कर रहा है, और या तो कोई थर्ड पर्सन। आप उसको बोल रहे हो कि भाई साहब इस प्रॉपर्टी को अपनी क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, डिलीवर कर दो, ठीक है। और या तो क्या कर रहे हो, या तो उस बंदे की क्या कर रहे हो, कंसेंट ले रहे हो, या तो बंदे की क्या कर रहे हो, उसकी कंसेंट लेना चाह रहे हो कि भैया वो प्रॉपर्टी को रिटेन कर ले कोई भी दूसरा पर्सन। ये एक पॉइंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा आ रहा है, दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि उस पर्सन को, जो पर्सन डिसीव हो गया है, उससे आप क्या करा रहे हो, इंटेंशनली उसको इंड्यूस कर रहे हो क्या? टू डू, टू डू एनी एक्ट, और या तो और नॉट टू डू एनी एक्ट, नॉट टू डू एनी एक्ट, ठीक है। आप उसको इंड्यूस करते हो टू डू एनी एक्ट, ऐसा एक्ट, ऐसा एक्ट करने के लिए आप उसको कन्विंस करते हो, क्योंकि एक्चुअल में वो कन्विंस, एक्चुअल में वो नहीं करता। अगर वो इंड्यूस नहीं हुआ होता, अगर आपने उसको झूठ नहीं बोला होता, ठीक है, अपने बहकावे में नहीं लाया होता, तो वो काम नहीं करता। मगर आपने क्या कर दिया, उस बंदे को डिसीव इस तरीके से कर लिया है, उसको अपने कब्जे में ऐसा, उस इंसान को, उसकी सोच को अपने कब्जे में ऐसा कर लिया है कि वो बंदा आपकी बात मानने लग गया है। अब जैसा आप उससे बोलोगे वैसा वो कर रहा है। समझ आ रहा है? और या तो ऐसा कोई एक्ट जो एक्चुअल में वो काम नहीं करता, नहीं करता, ठीक है, मगर आपने इस तरीके से उसको इंड्यूस कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से उसको आपने कन्विंस कर दिया है कि वो आपके बहकावे पे आके वो काम कर रहा है। और इन सब में, ये चारों चीजों में, चारों चीजों में एक ही चीज दिख रही है। क्या क्या दिख रही है? यहाँ पे आप उस बंदे के साथ चीटिंग कर रहे हो। और ये जो एक बात सुनिए, ये ऐसा एक्ट आप उससे करवा रहे हो या ऐसा काम उससे नहीं करवा रहे हो जो कि उस बंदे की, उस बंदे की, उस बंदे को डैमेज, नुकसान पहुंचाएगा। डैमेज पहुंचा सकता है कहाँ पे? उसकी बॉडी पे, के माइंड में, के रेपुटेशन में, कहीं भी ले लीजिए आप, ठीक है। आप उससे ऐसा काम करवा रहे हो जिससे उसको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, लाइकली टू कॉज डैमेज।
उसकी बॉडी में, उसकी माइंड में, उसकी रेपुटेशन में, उसकी प्रॉपर्टी में, कुछ भी ले लो, उसकी प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो इसको मान लेंगे कि आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के साथ क्या कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। तो देखिए क्या हो रहा है, कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन हु डिसीव्स एनी पर्सन एंड फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है द पर्सन सो डिसीव, जिसको डिसीव कर चुके हो, जिसको आप भरोसा दिला सकते हो, और फ्रॉडलेंटली और उस बंदे को डिसऑनेस्टली आप कन्विंस करते हो, क्या कन्विंस करते हो कि भाई प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दो, डिलीवर कर दो किसी को भी, किसी को भी का मतलब या तो उसको कर दो जो चीट कर रहा है, या तो वो किसी को बोल देगा कि भाई इसको कर दो, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन करवा रहे हो आप, या तो भाई उस बंदे की कंसेंट ले रहे हो टू रिटेन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज, क्या पता भाई प्रॉपर्टी आपके पास हो, आप उससे उसकी क्या ले रहे हो, एक तरह से उसकी कंसेंट ले रहे हो टू रिटेन द प्रॉपर्टी, और या तो भाई साहब आप उससे कुछ गलत काम करवा रहे हो टू डू एनी एक्ट, ठीक है, विच लाइकली टू कॉज डैमेज टू बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो एक्चुअल में वो नहीं करता अगर वो कन्विंस नहीं हुआ होता आपसे, आपकी बातों में, और या तो आप उससे कोई ऐसा काम करने के लिए मना कर रहे हो, काम करने के लिए मना करो जो एक्चुअल में वो करता, मगर आपने उसको मना कर दिया है, ठीक है। और ये दोनों चीज, ये कोई भी एक्टिविटी हो, विल एक्टिविटी ऐसी है कि भाई इट विल लाइकली टू कॉज डैमेज, और डैमेज मैं लिख देता हूं लाइकली टू कॉज डैमेज, लाइकली टू कॉज, लाइकली टू कॉज डैमेज टू द बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जिसके साथ आप हल कर रहे हो। यही चीटिंग की डेफिनेशन है और कुछ नहीं, यही चीटिंग की डेफिनेशन है। सेक्शन नंबर 318 सबसेक्शन 1 के अंदर यही सब कुछ लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और ये जितने भी एग्जांपल मैंने दिए हैं आपको, आप कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, सब एग्जांपल्स इसी डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे, सब के सब डेफिनेशन इसी डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे, कहीं और कुछ नहीं जाएगा। आता है समझ कि नहीं आता है समझ, बताइए भाई, बताओ बताओ, क्लियर है, बोलिए भाई। अब मैं आपको एक बार आपकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ, इधर आ जाओ, मैंने बता दिया, अब डेफिनेशन हो गई आपकी, पहले डेफिनेशन दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, चीटिंग का टॉपिक आपकी बुक से एक बार देखते हैं क्या लिखा है। अभी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन नीचे है, दिखा देता हूँ कहाँ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सेक्शन 318 सब सेक्शन 1, मगर उसके पहले जनरल चीज लिखी है, पहले वो देख लो एक बार क्या लिखा है। आइए, चीटिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, चीटिंग क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है, एंड इट इज एज अच्छा ठीक है, चीटिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इट हैज myriad ऑफ क्राइम्स, देखिए भाई मल्टीपल ऑफ क्राइम्स एसोसिएटेड विद इट, बहुत से क्राइम्स होते हैं चीटिंग के साथ साथ। इन लेमेंस लैंग्वेज चीटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिसऑनेस्ट और अनफेयर एक्ट, डिसऑनेस्ट या अनफेयर एक्ट है डन, किस लिए आप कर रहे हो ऐसा एक्ट, क्यों करते हो ये काम, क्यों करते हो, done to gain advantage over the other। Cheating is saying or done something dishonestly, ठीक है, चीटिंग का मतलब क्या है, doing something dishonestly which makes someone believes, देखिए भाई, which makes someone believes that something is true when it is not। लो भाई, आप सामने वाले को क्या फील कराते हो कि ये चीज सही है, मगर एक्चुअल में वो चीज सही नहीं है। The offense of cheating is covered under section number 318 and 319 of the BNS of the chapter 17 of the BNS, offenses against the properties। In most of the offenses relating to the property, the accused merely gets possession of the thing in question, but in case of cheating he obtains the possession as well as the property in it। लो भाई, बहुत से ऐसे ऑफेंसेस होते हैं प्रॉपर्टी वाले जहाँ पे सिर्फ पोजेशन मिलता है, मगर यहाँ पे सर पोजेशन भी मिल रहा है, ठीक है, ऑब्टेन द पोजेशन एज वेल एज द प्रॉपर्टी एज वेल एज द ओनरशिप इन दैट, ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, मतलब राइट बोल लो, ओनरशिप बोल लो, ठीक है, तो पोजेशन भी मिल जाता है यहाँ पे और ओनरशिप भी मिल जाती है। क्लियर है, आता है समझ, चलिए भाई। क्योंकि बहुत से ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें खाली पोजेशन मिलता है, ओनरशिप नहीं मिलती। जैसे सबसे बढ़िया ऑफेंस आपका थेफ्ट, चोरी, चोरी में क्या करते हो, चोरी में क्या करते हो, चोरी में आपको पोजेशन मिलता है कि साथ में ओनरशिप भी मिल जाती है आपको, तो चोरी में खाली पोजेशन मिलता है, ओनरशिप तो सामने वाले की है, समझ आ रही है, आप तो चोरी करके ला रहे हो वहां से, पोजेशन ट्रांसफर होता है, समझ आ रही है, बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। मगर ये एक ऐसा ऑफेंस होता है चीटिंग वाला, यहाँ पे ओनरशिप भी मिल जाती है और साथ साथ में पोजेशन तो आ ही जाता है। क्लियर है, बताइए भाई, क्लियर और नॉट क्लियर, देखिए भाई, देखिए अब मैं आपको डेफिनेशन बताया था ना, देखिए क्या लिखा है। सेक्शन 318 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट whoever मैंने बोला था ना, एनी पर्सन, whoever पहला पॉइंट आ गया, whoever कौन है, जो चीट कर रहा है, whoever by deceiving any person, ये any person ये कौन सा है,
ये दूसरा पर्सन है जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ चीटिंग हो रही है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? हुएवर, द वन हु चीट्स, द वन हु चीट्स। तो एनी, हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन, डिसीविंग का मतलब क्या हो रहा है? डिसीविंग का मतलब टू बिलीव समथिंग विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, समझ आ रही है? तो क्या बोल रहा है? हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन फ्रॉडलेंटली, पहले डिसीव किया और उसके बाद क्या हो रहा है? फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस कर रहा है, फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस कर रहा है, उसको कन्विंस कर रहा है। कन्विंस द पर्सन सो डिसीव्ड, पर्सन सो डिसीव्ड, क्या करने के लिए? देखिए अब आता है गेम यहाँ पे। टू, यहां से शुरू होता है पॉइंट, टू से। टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। तो ये पहला प्रॉपर्टी वाला जो केस है ना, ये आपका पार्ट वन में, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पार्ट वन इसको बोलता हूँ, दो पार्ट मतलब एक पार्ट हो गया प्रॉपर्टी वाला, एक पार्ट हो गया एक्टिविटी वाला। अब क्या क्या काम करवाने के लिए? टू डिलीवर, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन लिखा है। डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन का मतलब क्या? एनी पर्सन कोई भी हो सकता है। उसको आप इस तरीके से कन्विंस करे हो कि भाई साहब अपनी प्रॉपर्टी या तो आप अपने तरफ अपने पास मंगवा रहे हो, ठीक है, या तो भाई किसी और की तरफ आपकी डायरेक्शन से आप किसी और के पास बोल रहे हो कि इसको दे दो। समझ आ रहा है? टू एनी पर्सन मतलब कोई भी, एनी पर्सन का मतलब कोई भी। एनी पर्सन में आप लिख लीजिए, दो पॉइंट आएगा, द वन हु चीट्स भी हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है कोई। ठीक है, टू एनी पर्सन, या तो आप कंसेंट ले रहे हो, टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, या तो आप उसकी कंसेंट ले रहे हो कि भाई साहब क्या कर दो, कंसेंट दे दो कि जो एनी कोई भी पर्सन है वो प्रॉपर्टी को रिटेन कर सके आपकी। ठीक है, रिटेन एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी। और या तो इंटेंशनली इंड्यूसेस कर रहे हो, अब ये आ रहा है सेकंड पार्ट। अभी तक ये दो पार्ट यहाँ पे तो हो गए थे, अब ये इंटेंशनली ये वाला आता है सेकंड पार्ट, पार्ट टू, ये एक्टिविटी वाला आएगा। और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डू, देखिए आगे ना, टू डू एक्टिविटी वाला, टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू। देखो भाई, विच ही वुड नॉट डू, ठीक है, आप उससे ऐसा काम करने करवा रहे हो वो एक्चुअल में नहीं करता। और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव, देखिए भाई काम नहीं करता, अगर डिसीव नहीं हुआ होता तो वो काम एक्चुअल में ऐसा नहीं करता। एंड विच एक्ट और ओमिशन कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज डैमेज, लो भाई, और ऐसा काम करवा रहे हो या उसको करने नहीं दे रहे हो, ऐसा काम है जो कि विच कॉजेज या तो डैमेज पहुंचा सकता है, ठीक है, या तो डैमेज पहुंचा दिया है, विच कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी इज सेट टू। तो बताओ भाई, क्या वही चीजें सब लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताया? तो पार्ट वन है ये, पार्ट वन किससे रिलेट करेगा? रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी की डिलीवरी आप ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, या रिटेन करवा रहे हो उसकी कंसेंट लेके। और पार्ट टू जो है वो एक्टिविटीज से रिलेटेड करेगा, एक्टिविटी, काम करवाना या ना करवाना, टू डू और नॉट टू डू। बताइए भाई, बताओ, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? बताइए। हाँ, अब जैसे ये वाला आपका है, ये वाला पॉइंट पढ़ो आप, ये देखिए लिखा ना, इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन टू डिसीव टू डू। इस पर्सन को आपने डिसीव कर दिया, उसको कुछ गलत काम करवा रहे, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अब ब्रोकर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं ब्रोकर्स और क्लाइंट्स होते हैं कि नहीं? हाँ, शेयर के स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स भी होते हैं और क्लाइंट्स भी होते हैं। अब ब्रोकर कोई ऐसा, ब्रोकर और क्लाइंट का रिलेशन आप समझ सकते हो कैसा है, ठीक है, तो वहां पे ऐसा हो सकता है ना कि जो ब्रोकर है वो अपने क्लाइंट को बोल दे कि भाई साहब ये काम करो, काम करो। अब ब्रोकर ने बोला तो क्लाइंट ऑब्वियस ही बात है ब्रोकर की बात मानेगा, मगर क्या पता उसके पीछे ब्रोकर की कुछ फ्रॉडलेंट इंटेंशन हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? बताइए भाई, बोलो, क्या पता ब्रोकर फॉल्स एडवाइस दे रहा हो जानबूझ के, तो दैट क्या पता ब्रोकर की डायरेक्ट डीलिंग कंपनी के साथ हो कुछ। ब्रोकर फॉल्स एडवाइस दे रहा है, पता है कि भाई साहब जिसको एडवाइस दे रहा है ये भाई मोटा पर्सन है, अच्छा खासा इन्वेस्ट करेगा, हो सकता है। तो भाई ब्रोकर ने एडवाइस दी गलत, ठीक है, अब ब्रोकर ने एडवाइस दी, इस तरीके से कन्विंस किया कि भाई साहब सामने वाले ने उसकी बात पे आके काम कर दिया, और काम कर दिया, अब भैया उसको नुकसान होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? नुकसान होगा कि नहीं होगा? क्या पता नुकसान हो और हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है। तो भाई अब ऐसा काम आपने उससे करा दिया कि भाई साहब which causes or likely to cause damage to the body, damage to the mind, damage to the reputation, damage to the property, हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आता है समझ? तो बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हो सकती है। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, छुपाना, ठीक है, ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन
विद इन द मीनिंग। लो भाई, अगर डिसऑनेस्ट कंसील मतलब आप जो सच्चाई है उसको अगर आप छुपा रहे हो, ठीक है, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, अगर जो फैक्ट्स है उनको अगर आप छुपा रहे हो, ठीक है, डिसऑनेस्टली छुपा रहे हो, उसको हम बोलते हैं डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और ये देखिए आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं और एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स आप सब देखोगे इसके अराउंड आ जाएंगे। ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी अ सिविल सर्विस इंटेंशनली डिसीव्स जेड एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गोल्स। लो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ कि नहीं। डिसऑनेस्टली आपने उसको इंड्यूस करा, ठीक है, उससे प्रॉपर्टी डिलीवर करा ली अपने पास कि नहीं करा ली, और वो आपको प्रॉपर्टी डिलीवर भी कर रहा है, हो चुका, ऑलरेडी डन, ये हमारा हो चुका है, पीपीटी मैंने आपको बता दिया। ए बाय एग्जिबिटिंग टू जेड अ फॉल्स सैंपल, लेकिन सैंपल वाला of an article intentionally deceives Z into believing that article corresponds with the sample and thereby dishonestly induces Z to buy and pay for the article, second hand goods वाला। क्लियर है, ये भी हमारा पीपीटी में हो गया। A by pledging a diamond articles which he knows are not diamonds, तो पता है ऑलरेडी कि फेक है, रियल नहीं है, मगर सामने वाले को क्या करा है, ये बिलीव कराया कि सही है, एकदम रियल है। intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces Z to lend मनी, ठीक है, लेंड मनी, पैसा उससे ले लिया डिलीव करके। ये भी पीपीटी में हमारे आपको बता दिया मैंने। A intentionally deceives Z into believe that A has performed A's part of contract made with Z which he has not performed and thereby लो भाई, ये भी आपको मैंने करवा दिया है। आगे आइए, हो गया। ये 3-4 एग्जांपल थे। आप अगर अपना बेयर एक्ट खोलोगे ना, वहाँ पे बहुत एग्जांपल्स दिए हैं। बेयर एक्ट में देखना चाहोगे तो बहुत एग्जांपल्स दिए, एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स इसके आपको दिए हुए हैं। क्लियर है, आता है समझ। ये देखिए चीटिंग करा मैं, कुछ आपके स्लाइड्स में भी लेके आया हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, सिंपल वर्ड्स के लिए कुछ। देखिए क्या लिखा हुआ है। चीटिंग इज कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर बीएनएस। इट इज डन, क्यों करते हो, इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट और एन एडवांटेज फ्रॉम अनदर पर्सन बाय यूजिंग सम डिसीटफुल मीन्स। देखिए भाई, डिसीटफुल मीन्स, ठीक है, छल करने वाले जो आपके मीन्स होते हैं। द पर्सन हु डिसीव्स अनदर नोज फॉर द फैक्ट, क्या भाई, जो पर्सन डिसीव कर रहा है उसको पता है क्या, फॉर द फैक्ट दैट इट वुड प्लेस द अदर पर्सन इन एन अनफेयर सिचुएशन। उसको शुरू से ही पता है सब, उसकी शुरू से डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि सामने वाले को हम क्या करेंगे, सामने वाले को अनफेयर सिचुएशन में हम लाके खड़ा कर देंगे। पता है समझ। ये देखिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ चीटिंग, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैंने साइड में स्लाइड में भी लिख दिया, और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको यहीं बता दिया, पूरा इसी में बता दिया। देख लीजिए वही सेम चीज लिखी है। पहला पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है इसका, पहला सबसे पहला आपका क्या है, डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन। पहला तो डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, और ये एनी पर्सन कैसा पर्सन होगा सर, ये ऐसा पर्सन है जो कि सर इनोसेंट है, ठीक है, इनोसेंट पर्सन है जिसको आप डिसीव कर रहे हो। दूसरा, फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस कर रहे हो दैट पर्सन को, फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली आप उसको इंड्यूस कर रहे हो उस पर्सन को, दैट पर्सन मतलब कौन, जो इनोसेंट था, क्या, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, डिलीवर वाला, ये भी मैंने बता दिया, और या टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, या यही बताया था मैंने आपको यहाँ पे, यही बताया था, यही बताया था, ठीक है। तो दूसरा, और ये किससे रिलेटेड है सर, ये रिलेटेड है पार्ट 1 है, इसको मैं बोलता हूँ पार्ट 1, और ये पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और दूसरा चीज और क्या कर रहे हो, इंटेंशनली इंड्यूसिंग दैट पर्सन टू डू और ओमिट टू डू, तो ये पार्ट 2 है। ये किससे रिलेट करता है, ये एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है, काम से, ठीक है। टू डू और ओमिट टू डू, क्या काम, एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू, करता नहीं एक्चुअल में, और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड, एंड विच एक्ट और omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation और क्या यही चीज हो रही है, बताइए भाई। यहां पे ना ये और है, ये या ये, और यहां पे इसका एंड है। क्लियर है, ऐसा एक्ट कराना या ऐसा काम नहीं करवाना जिससे कि क्या हो रहा है, एनी एक्ट और omission क्या हो रहा है, ऐसा एक्ट है विच कॉजेज और लाइकली टू कॉज डैमेज टू द, क्या, डैमेज टू द बॉडी में, माइंड में, रेपुटेशन में, प्रॉपर्टी में ऑफ द पर्सन सो किसी। आ रहा समझ, क्लियर है ये, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए भाई, क्लियर है। हाँ, इंग्रेडिएंट्स आपके ये हैं, ठीक है। डिसेप्शन का मतलब देखिए, डिसेप्शन एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। देखिए दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, डिसेप्शन और एक आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन। द प्रेजेंस ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड अ पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। लो भाई, डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब मेंसरिया,
डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब मेंस रिया का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। द फैक्ट दैट डिसऑनेस्ट इंटेंशन वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस इज टू बी प्रूव्ड in order to hold the accused guilty for an offense of cheating. This dishonest intention at the time of making the promise cannot be inferred by subsequent non-fulfillment of promise. सिंपल ये सब चीजें मैं आपके लिए एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। तो आपके मॉड्यूल में वो सब बता दिए, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं कि आपको पता होना चाहिए इनका मतलब एक्चुअल में है क्या। ये डिसेप्शन का है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आप देख लीजिएगा। ले लो ले लो, देखो लिखा है डिसीविंग कैन बी सेड एज मेकिंग अ पर्सन बिलीव व्हाट इज फॉल्स और not letting him believe what is true, not letting him believe what is true, and either words or actions may represent such deception. या तो वर्ड से आप डिसीव करते हो अपने बोल के, या तो अपने कुछ एक्शन से सामने वाले को डिसीव कर देते हो, ऐसा फील करा देते हो कि जो चीज़ एक्चुअल में सही नहीं है आप फील कराते हो सही है, जो चीज़ एक्चुअल में गलत है आप उसको फील करा दोगे ये सही है। समझ आ रहे हो? क्लियर है? इंड्यूसमेंट का भी मैंने बना दिया है, इसका भी लिखा है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट का मतलब एक सिंपल सा है, कन्विंस कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है। पहले डिसीव करते हो, जिसको आप डिसीव कर चुके हो, उसके बाद उसको इंड्यूस कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो कोई काम करने के लिए। क्लियर है? आ रहा है समझ? बोलिए। क्लियर है? चलिए भाई, इधर आओ जरा, बुक में आओ अपनी। डिसाइडेड केसेस कुछ दिए हुए हैं, रीड करिए इसको। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, डिसाइडेड केसेस में कुछ भी नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट इन इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड वर्सेस मोटोरोला इनकॉर्पोरेटेड एंड अदर्स, क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हैज हेल्ड दैट डिसेप्शन इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट अंडर बोथ पार्ट ऑफ सेक्शन। लो भाई, दोनों पार्ट हैं, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, दोनों डिसेप्शन तो इंपॉर्टेंट है। कंप्लेनेंट मस्ट प्रूव दैट इंड्यूसमेंट हैज बीन कॉज्ड बाय डिसेप्शन एक्सरसाइज बाय द एक्यूज। जो भाई आप अगर कन्विंस हो रहे हो, कंप्लेनेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि सर जी मैं जो इंड्यूस हो गया ना, मैं जो कन्विंस हो गया ना, उसके पीछे कारण ये था कि सर इसने ना मुझे डिसीव किया था, इसने मुझे फील करा दिया था वो चीज़ के लिए जो चीज़ एक्चुअल में सच नहीं थी। समझ आ रहा है? तो वही बोल रहा है, कंप्लेनेंट मस्ट प्रूव दैट इंड्यूसमेंट हैज बीन कॉज। इंड्यूसमेंट कॉज हो रहा है, जो आप कन्विंस हो रहे हो उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था डिसीविंग, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स लीडिंग टू डिसेप्शन। तो भाई साहब डिसेप्शन में ये भी आ जाएगा, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, आपको बताना चाहिए था सामने वाली पार्टी को, और आपने वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर नहीं किया, तो हम मान लेंगे कि ये भी एक तरह से डिसेप्शन का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एम एन ओझा एंड अदर्स वर्सेस आलोक कुमार श्रीवास्तव 2009 का केस में क्या बोला था? हैज हेल्ड दैट वेयर द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज्ड, intention on the part of accused is to retain wrongfully the excise duty which the state is empowered under the law to recover। भैया एक्साइज ड्यूटी किसके पास जाती है? एक्साइज ड्यूटी किसके पास जाती थी? स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर था। समझ आ रहा है? तो जहां पे इंटेंशन क्या है उसकी, हैज हेल्ड दैट वेयर द इंटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्यूज इज टू रिटेन wrongfully the excise duty, retain wrongfully the excise duty which the state is empowered under the law to recover from another person who has removed non-duty paid tobacco from one bonded warehouse to another, they are held guilty of cheating। अब देखो भाई ये दो पर्सन है, समझ आ रहा है? यहाँ पे दो लोग होंगे। अब देखिए यहाँ पे दो लोग होंगे, ठीक है, दो लोग, एक मिस्टर ए होगा एक मिस्टर बी होगा। अब मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर बी को क्या कर रहा है, मिस्टर बी को क्या बोल रहा है कि भाई साहब एक काम करो, अपने जो गुड्स एंड ऑल है ना तुम लेके जाओ, ठीक है, और जो भी टैक्स एक्स का है वो सब टैक्स तुमको सरकार को पे नहीं करना, वो किसको देना है? अपने पास ले रहा है। कैसे ले रहा है पता है आपको? कैसे ले रहा है ये? अब भाई साहब देखो होता क्या था, जब एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस, या मतलब जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जैसे ही गुड्स निकलते थे, ठीक है, आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती थी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिमूवल। आज की डेट में जीएसटी में कहानी थोड़ी अलग हो चुकी है।
ठीक है, जीएसटी बैंक एंड ऑल जो भी सब कहानी अलग हो गई है थोड़ा। पहले की बात बता रहा हूँ, पहले में ऐसे ही होता था, जैसे ही गुड्स वेयर हाउस से एंड ऑल से निकलते थे, ठीक है, जैसे ही उस गुड्स की डिलीवरी होती थी, जैसे ही निकलेंगे वैसे ही आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी। क्लियर है? तो आपको एक्साइज ड्यूटी आपको पे करनी होती है। तो यहाँ पे केस क्या हो रहा होगा, यहाँ पे चोरी का एक तरह से केस है, घपला करना है कि साथ, सो दैट एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट के पास ना जाए। तो यहाँ पे आप सामने वाली पार्टी को एक पर्सन ने कन्विंस करा होगा कि भाई साहब अपने गुड्स को तुम रिमूव कर दो विदाउट पेइंग द टैक्स ड्यूटी, ठीक है, विदाउट पेइंग द एक्साइज ड्यूटी। और सो दैट क्या हो जाए, सो दैट क्या हो जाए, जो भी एक्साइज ड्यूटी सरकार के पास जानी है वो सरकार के पास तो जाएगी नहीं, ठीक है, और सामने वाले को भी गुड्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि उसको टैक्स का बर्डन उसके ऊपर नहीं आएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, अल्टीमेट बर्डन जो टैक्स का होता है वो कस्टमर के ऊपर होता है। समझ आ रहा है? अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है? टैक्स के बर्डन है। जो मैन्युफैक्चर है उसके ऊपर बर्डन नहीं आ रहा था। टैक्स का बर्डन जो भी होता है, एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल जो भी था, उसका बर्डन आता है किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर ही आता है सब। समझ आ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सभी, और कुछ नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, पे कोई और कर रहा, ले कहीं और से रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि भाई सामने वाला गुड्स को निकाल तो रहा है वेयर हाउस से, मगर विदाउट पेइंग द टैक्स। अभी ये आपस में कोई सेटिंग होगी दो पर्सन के बीच में कि किस तरीके से तुमको गुड्स निकालना है, किस तरीके से आपको क्या करना है, सरकार को टैक्स पे नहीं करना है, आपको गुड्स, भाई टैक्स का बेनिफिट आप भी उठाओ, टैक्स का बेनिफिट हम भी उठाए। समझ आ रही है? क्योंकि भैया अगर तुमने पे करा, हमारे पास आएगा, हम तो सीधे सरकार को पे कर देंगे, ना तुमको मिलेगा ना हमको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या चाह रहा बंदा, यहाँ पे एक बंदा चाह रहा है दूसरे वाले को इस तरह से कन्विंस कर रहा है सो दैट गवर्नमेंट के पास टैक्स ना जाए और बेनिफिट दोनों लोग उठा ले। वही देखिए लिखा हुआ है that where the intention on the part of the accused is to retain wrongfully, गलत तरीके से रिटेन करके रखना है क्या, एक्साइज ड्यूटी, which the state is empowered under the law, स्टेट जो है empowered तो स्टेट है कलेक्शन के लिए, मगर रिटेन आप करना चाह रहे हो, to recover from the another person who has removed the non duty paid tobacco from one bonded warehouse to another, they are held guilty of, they are held का मतलब दोनों है, ठीक है, they are held guilty of चीटिंग, आपने सरकार के साथ चीटिंग करी है फिर एक तरह से, आ रहा समझ? नेक्स्ट, in TRRA versus State of Punjab, it was held that negligence in duty, लापरवाही in duty without any dishonest, लो नेग्लिजेंस है मगर कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, कैन नॉट अमाउंट टू चीटिंग। लो भाई, नेग्लिजेंस इन ड्यूटी विदाउट एनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैन नॉट अमाउंट टू चीटिंग। अ बैंक एम्प्लॉई व्हेन ऑन कंपैरिजन ऑफ अ सिग्नेचर ऑफ अ ड्रॉअर पासेस अ चेक, लो भैया बैंक में एम्प्लॉई है, अब चेक उसके पास आता है, जब चेक को आप क्लियर करते हो, बैंक एम्प्लॉय जब चेक को क्लियर करता है तो सिग्नेचर एंड ऑल सब मैच करता है ना, तो वही कर रहा है। देखिए, अ बैंक एम्प्लॉय व्हेन ऑन कंपैरिजन ऑफ अ सिग्नेचर ऑफ अ ड्रॉवर, जिसने चेक को ड्रॉ करा है, पासेज अ चेक, उसने चेक को पास कर दिया, उसको लगा भाई जो ड्रॉअर का सिग्नेचर है जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर मे बी नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन अ लॉस टू बैंक बट इट कैन नॉट बी हेल्ड टू चीटिंग। मगर अब क्या पता भाई, अब उसने तो पास कर दिया चेक, उसको लगा कि भैया जो ड्रॉअर है उसका सिग्नेचर मैच कर रहा है, चेक को पास कर दिया, मगर उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी ऐसा। समझ आ रहा है? मगर क्या पता भाई, आपने पास तो चेक करा दिया, चेक को पास तो करा दिया, मगर क्या पता भाई वो ओरिजिनल ड्रॉअर का चेक साइन ना ही हो, तो उससे चक्कर में क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, बैंक को लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हो सकता है ऐसा, बैंक को नुकसान हो जाएगा। मगर ये नहीं मानेंगे कि भैया उस एम्प्लॉय ने चीटिंग करी है बैंक के साथ, क्योंकि उसकी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी नेग्लिजेंस, लापरवाही हो गई ड्यूटी में थोड़ी। समझ आ रहा है? उसकी क्या हुई है, लापरवाही हुई है। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा? बोलिए भाई, बोलो, क्लियर है? चलिए, ये देखो एक और केस है, एक्स्ट्रा मैंने डाला आपके लिए। In the case of K.R. Kumaran versus State of Kerala, a person who was admitted in the hospital was checked by the doctor, and the doctor knew that the person was in a condition he won't be able to survive. लो भाई, अब दो लोग हैं, पहला पर्सन तो मिस्टर ए ले लो, एक जो कि पेशेंट है, और एक है डॉक्टर मिस्टर बी ले लेते हैं। ठीक है, ये मिस्टर ए कौन है, पेशेंट है, और ये डॉक्टर, इसको क्या करा गया है, यहाँ पे एडमिट किया गया है, एडमिट कर दिया कहाँ पे, बी के पास, डॉक्टर के पास, उसके हॉस्पिटल में। क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल वाज चेक्ड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर ने चेक भी किया है, डॉक्टर कौन है हमारा, यहाँ पे बी है, हम बी को लेके चल रहे हैं, और ये पर्सन कौन है, ए है। एंड द डॉक्टर न्यू दैट, अब डॉक्टर को पता है, डॉक्टर ने सब चेकअप एंड कॉल कर लिया, दैट द पर्सन वाज इन अ कंडीशन दैट ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव। लो भाई, डॉक्टर को पता है कि भैया ये ज्यादा टाइम का मेहमान नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है डॉक्टर,
द डॉक्टर कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पिरेसी कर रहा, षड्यंत्र रच रहा है, विद अदर एक्यूज्ड टू इशू अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द पर्सन was going to die and in order to do so he certified to be fit and healthy। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए क्या करता है डॉक्टर, देखो क्या करेगा केस। अब मिस्टर बी जो डॉक्टर है वो क्या करता है, डॉक्टर को पता है सब कुछ, भैया ये तो मरने वाला। डॉक्टर क्या करता है, एक मिस्टर डॉक्टर ऐसा काम कर सकता है, एक कोई सी है, कौन है, सी। अब सी कौन है, मैं बोल देता हूं सी एक फैमिली मेंबर है। सी कौन है, सी कौन है, फैमिली मेंबर ऑफ ए ले लेता हूं, तो कोई फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर ऑफ ए, ठीक है, सी वो है। अब इसके साथ क्या कर रहा है, एक षड्यंत्र रच रहा है कि देखो भाई मिस्टर सी सुनिए, अब आपका जो ये भी रिश्तेदार है, ठीक है, जो आपका सगा संबंधी जो भी है, इसकी तो होने वाली डेथ, ये ज्यादा टाइम का मेहमान नहीं है, तो एक काम करते हैं क्यों ना कुछ पैसा कमा लिया जाए। पैसा कमा लिया जाए मतलब भैया एक काम करते हैं, इस बंदे की करवा दो तुम इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी तुम अगर कराओगे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब अगर कराओगे, तो भैया ये मांगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, क्या मांगेगी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मांगेगी क्या, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मांगेगी कि भैया कौन सा सर्टिफिकेट मांगती है, ये देखिए फिट एंड हेल्दी का सर्टिफिकेट मांगती है, कि भैया सामने वाला फिट और हेल्दी है, और वो सर्टिफिकेट दूंगा मैं, कौन, मिस्टर बी बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, मैंने चेकअप किया है, मुझे पता ये है, मगर मैं फॉल्स सर्टिफिकेट दूंगा, झूठा सर्टिफिकेट एंड ऑल दूंगा, ठीक है। और इसके बेस पे इसका लाइफ इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट वो है, इंश्योरेंस है, वो हो जाएगा। आ रहा है समझ, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो मिस्टर सी क्या करता है, मिस्टर ए का क्या ले लेता है, इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर लेता है, इंश्योरेंस करवा लेता है, इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर लेता है, इंश्योरेंस करवा देता है मिस्टर ए का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी और सी दोनों मिलके इंश्योरेंस कंपनी को डिसीव कर रहे हैं। कैसे डिसीव कर रहे हैं, ये बिलीव करा रहे हैं, जो कि सच नहीं है। ये लोग क्या बिलीव करा रहे हैं, ये लोग इंश्योरेंस कंपनी को ये बिलीव करा रहे हैं कि मिस्टर ए एकदम फिट एंड फाइन है, अगर क्या एक्चुअल में मिस्टर ए फिट एंड फाइन था आंसर इज, ठीक है। और जैसे ही मिस्टर ए की डेथ होगी, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पैसा दे देगी कि नहीं देगी, देखिए क्या लिखा, दिस वॉज डन बाय द एक्यूज्ड, एक्यूज कौन है, ये आपका बीसी, in order to get the amount from the insurance company after the patient dies. The court held that the accused liable for the offense of cheating and deceiving the insurance company in order to earn benefits. The accused was held guilty of cheating under IPC। IPC क्यों लिखा है, आईपीसी क्यों लिखा है, पुराना केस है, ठीक है, जब बीएनएस नहीं आया था तब का केस है, तभी आईपीसी लिखा है। तो देखिए जितने भी जजमेंट्स होंगे ना, केस स्टडीज होंगी, वहां पे आपको पुराना दिखेगा, ठीक है, वहां पुराना दिखेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा पुराना है कि नहीं है, समझ आ रहा है, क्योंकि 2023 से पहले, ठीक है, जब से ये लॉ नहीं आपका आया, ये आपका बीएनएस एंड ऑल जो भी आपका है, जब से नहीं आया, 2023 नहीं बोलो, एक तरह से आप ये बोल दो 1 जुलाई 2024 से पहले का जितने भी केसेस होंगे वो सब देखिएगा आप, इसमें आईपीसी आपको दिखेगा, या तो आपको सीआरपीसी दिखेगा, या तो एविडेंस एक्ट दिखेगा, देखिएगा आप हर जगह, ठीक है, तो उसको चेंज ना कर देना, ठीक है, क्योंकि जो फैसला आया था तब आया था। इस समझ आ गया कॉन्सेप्ट, चीटिंग समझ आ रही है यहाँ पे, आ रहा है, चीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही बताओ, हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है सर, चीटिंग तो हो, ठीक है। मेरे हिसाब से इतने केसेस एग्जांपल्स बहुत हैं, आगे चलते हैं, एक ही सेक्शन में इतना टाइम लगा दिया आपके अभी। चलिए, पनिशमेंट फॉर चीटिंग, सेक्शन नंबर 318 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट whoever cheats, कोई भी चीटिंग करता है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। लो भाई, पहले ये 3 years नहीं, पहले 1 साल होता था, अब चीटिंग की इसको भी बता दिया, पनिशमेंट को भी बढ़ा दिया गया बीएनएस के अंदर, ठीक है। तो कितना है, 3 साल की सजा, या तो फाइन, या तो नो, आता है समझ। चलिए भाई, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 318 सबसेक्शन 3 पे आते हैं, और सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, ये भी चीटिंग का ही है, अब ये अलग अलग सिचुएशन बेस्ड है, अब अलग अलग केस पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखिए क्या लिखा है, चीटिंग विद द नॉलेज दैट, चीटिंग, देखो चीटिंग विद द नॉलेज मतलब पहली बात चीटिंग तो हो ही रही है सर, ये तो दिमाग में रखना, चीटिंग तो हो ही रही है। चीटिंग का मतलब सेक्शन 318 सबसेक्शन 1, चीटिंग तो हो रही है, जो पूरा वो लिखा है वो चीज तो हो ही रहा है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग विद द नॉलेज, आपको पता है, चीटिंग विद द नॉलेज दैट wrongful loss may ensue to person, wrongful loss उस पर्सन को होगा whose interest offender is bound to protect। offender कौन है, जो गलत कर रहा है,
मतलब क्या बोल रहा है, चीटिंग विद द नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में एंस्यू टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे हो रहा है चीटिंग आप उस इंसान के साथ कर रहे हो जिसको प्रोटेक्ट करने की आपकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट करने की आपकी जिम्मेदारी है, आप उसी को नुकसान पहुंचा रहे हो सर जी। ये हो रहा है यहाँ पे, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना था आप उसी को लॉस पहुंचा रहे हो। समझ आ रहा है? देखिए क्या बोल रहा है, चीटिंग विद नॉलेज, नॉलेज मतलब आपको पता है दैट रॉन्गफुल लॉस, नुकसान होगा, में एनश्यू टू पर्सन, रॉन्गफुल लॉस हो सकता है किसको, टू अ पर्सन, उस इंसान को हो सकता है, हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर, जिसकी जिम्मेदारी, ऑफेंडर मतलब जो गलत कर रहा है, हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट, जिसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्टेड के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप बाउंड हो, आपको प्रोटेक्ट करना है, आप उसी के साथ गलत कर रहे हो। प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एग्जाम्पल प्रिंसिपल एंड एजेंट हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्रिंसिपल एंड एजेंट हो सकता है। एजेंट की क्या जिम्मेदारी होती है कि भाई साहब अपने प्रिंसिपल को, अपने मालिक को क्या करना है, क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, मगर वो कुछ घपला ऐसा कर रहा है कि उसमें प्रिंसिपल को ही नुकसान हो रहा है। हो सकता है कंपनी एंड डायरेक्टर्स आ सकता है, कंपनी एंड डायरेक्टर्स। देखिए ऐसे लोग हैं, ये दो लोग ऐसे हैं कि जो भाई जिनका रिलेशन कैसा होता है, एक फिड्यूशियरी रिलेशन होता है, ठीक है, भरोसे का रिलेशन होता है। अब दूसरा बंदा एक के साथ धोखा कर रहा है, जिसका आप इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, आप उसके साथ ही गलत कर रहे हो। बोलिए भाई, बोलो भाई कि नहीं। एग्जाम्पल एडवोकेट एंड क्लाइंट्स हो सकता है, बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए, बोलो कि नहीं। क्लियर है, आता है समझ? आप कार ड्राइवर हो, आप कौन हो, कार ड्राइवर हो। अब कार आपकी तो है नहीं, आप ड्राइवर हो खाली, मालिक तो कोई और है। अब कार आप ड्राइव करते हो, ठीक है। अब आपका एक दोस्त है, उसको वो कार ढूंढ रहा है, सेकंड हैंड गाड़ी ढूंढ रहा है, आपसे बोलता है कि भाई साहब तुम्हारा मालिक गाड़ी बेचेगा क्या। आप बोलते हो नहीं भाई, मेरे ओनर गाड़ी क्यों बेचेगा, गाड़ी एकदम फिट है, गाड़ी एकदम बढ़िया है, गाड़ी एकदम चलने में कंडीशन बहुत अच्छी गाड़ी है, भले कोई पुरानी हो गई कोई दिक्कत नहीं, मगर चलने में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एवरेज भी देती है, मैं ही तो चलाता हूँ इसको। ठीक है। अब आपका दोस्त बोलता है कि कुछ देख लो, अगर हो पाए तो कुछ पैसा तुमको भी दे देंगे, अगर सही रेट पे दिलवा दो। अब आप क्या करते हो, आप जाके अपने मालिक से बोलते हो, की गाड़ी है, उसको बोलते हो कि साहब ये गाड़ी बदल दीजिए, गाड़ी ना चलने में सही है नहीं, अब गाड़ी जो है एकदम पुरानी हो चुकी, खटारा हो चुकी है, जब देखिए खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है, ब्रेक भी सही से नहीं लगती है, एवरेज भी सही नहीं दे रही है, इसको गाड़ी को बेच दीजिए। आप बोली तो मैं कस्टमर ढूंढ लेता हूँ। अब आप क्या बोल रहे हो अपने मालिक को, क्या बोल रहे हो, जो एक्चुअल में सही नहीं है, गाड़ी एकदम बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया चल रही है, गाड़ी एकदम मक्खन है, ठीक है, गाड़ी में एकदम ब्रेक भी बढ़िया लग रही है, गाड़ी का एवरेज भी अच्छा आ रहा है, मगर आप सामने वाले को, अपने मालिक को क्या बोल रहे हो कि गाड़ी एकदम बेकार है। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन वहां पे कुछ ना कुछ गलत है। आप चाहते हो आपके मालिक क्या कर दे, बेचे उसको, और कहाँ बेचे, जहां आप बोलोगे वहां बिकवा दोगे, और वहां पे आपकी कमीशन एंड ऑल जो भी है बनती रहेगी। समझ आ रही है? तो आप सामने वाले को, अपने मालिक को क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है मालिक को, ड्राइवर एक इंड्यूस कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, और डिसीव करा के क्या कर रहा है, काम करवाने को कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में सही। समझ आ रही है? क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? द आंसर इज यस। ठीक है। बैंक्स एंड कस्टमर्स, बैंक्स एंड कस्टमर्स हो सकता है, बैंक का क्या काम है, बैंक का काम है कि भाई साहब कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मगर बैंक ही अगर घपला कर रहा है कुछ कस्टमर के साथ, क्या चीटिंग होगी? द आंसर इज यस। यहाँ पे लिख सकते हो बैंकर्स एंड कस्टमर्स, लिख लो। क्लियर है? तो अगर आप ऐसा करते हो, देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 318 सबसेक्शन 3, whoever cheats with the knowledge that he is likely to cause wrongful loss to a person, कौन सा पर्सन, whose interest, whose interest को मार्क कर लीजिएगा, whose interest in the transaction to which the cheating relates, he was bound either by law, या तो लॉ से आप बाउंड हो, या तो बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट से आप बाउंड हो, टू प्रोटेक्ट। ठीक है, अब किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, कंपनी एंड डायरेक्टर्स में कंपनी लॉ बोलता है। क्लियर है? तो कोई भी किसी भी तरीके से आप बाउंड हो, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years, या तो फाइन या तो आता है समझ। तो आप अगर इस तरह से चीटिंग हो, चीटिंग ही रही है,
अगर इस तरीके से हो रहा है सिचुएशन है तो भाई साहब आप यहाँ चले जाएंगे। आता है समझ? अब एक और है, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द पर्सन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ये भैया देखिए चीटिंग भी हो रही है एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ये जो सेक्शन है ना स्पेसिफिकली डील्स करता है देखो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ, देखिए सुनिए, लिखिए आप भी लिख लीजिएगा, सेक्शन 318। अब ये देखो सेक्शन 318 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 318 सबसेक्शन 1, इसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है। अब सेक्शन 318 सबसेक्शन 1 जो शुरू शुरू पढ़ा था, जर्नल सेक्शन जो आपका था, वो जो पढ़ा था वो क्या करता है, वो एक जर्नल सेक्शन है, जर्नल प्रोविजन है चीटिंग का। ये जो है एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, समझ आ रहा है, ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन आपका है। अब जो सेक्शन 318 सबसेक्शन 1 जो पहले पहले पढ़ा था वो थोड़ा इतना सीरियस ऑफेंसेस के लिए नहीं होता है, मगर यहाँ पे जो ऑफेंस होगा वो थोड़ा ज्यादा सीरियस होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोविजन है, ये कैसा प्रोविजन है, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है जो प्रॉपर्टी से डील करेगा खाली, ठीक है। और वो वाला था आपका जनरल प्रोविजन। देखिए मैं लिख देता हूँ सेक्शन 318 सबसेक्शन 4 स्पेसिफिकली डील्स विद एक्ट ऑफ चीटिंग, एक्ट ऑफ चीटिंग, और इसमें एक्ट ऑफ चीटिंग, और यहाँ पे जो चीटिंग है जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा, सब्जेक्ट मैटर जो यहाँ पे रहता है वो दो हो सकता है, या तो प्रॉपर्टी के साथ और या तो कोई भी इंटरफेरेंस हो रही है विद वैल्यूएबल सिक्योरिटीज। वैल्यूएबल सिक्योरिटीज का मतलब, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जो कि बहुत बहुमूल्य होती है, ठीक है, बहुमूल्य वस्तु, ठीक है। वैल्यूएबल सिक्योरिटीज इसको कन्वर्जन करा देते हैं प्रॉपर्टीज में, जैसे एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक वैल्यूएबल सिक्योरिटीज है, के अंदर अमाउंट लिखती है, ये कन्वर्जन इसका होता है पैसों में, समझ आ रहा है। तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटीज इनको भी माना जाता है, ठीक है। तो उसके साथ कुछ घपला एंड ऑल हो रहा है कुछ, तो वो सब चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली डील करता है इनको। देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉक्स अबाउट द ऑफेंस which committed by a person who cheats another person and thereby induces the person so deceived to deliver any property, या property से खाली related है। This provision provides punishment for the same। अब देखिए लिखा क्या है बीएनएस के अंदर, ये लिखा है, ये प्रोविजन है, क्या लिखा है, that whoever cheats, पहले तो cheats आ गया, अब cheat क्या है आपको पता ही है, सेक्शन 318 सबसेक्शन 1 में लिखा ही है, whoever cheats and thereby cheat करते हो, उसके बाद dishonestly induce करते हो the person so deceived to deliver, क्या करते हो, to deliver एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, यानी ये तो वहां पे पड़ा था, डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, और या तो आप क्या करवा रहे हो, और टू मेक, ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या तो भाई आप कोई, और टू मेक, ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आ रहा है समझ, बनाना, चेंज करना या डिस्ट्रॉय करना पूरी या किसी भी पार्ट किसका, ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी बहुमूल्य वस्तु का, और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड एंड विच इज केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या तो कोई एनीथिंग विच इज, क्या बोल रहा है, एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड एंड विच इज केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देखिए समझ आ रही है कि नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ डिलीवरी करा रहे हो, देखिए क्या बोल रहा है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं ऊपर से, whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived, induces the person deceived, क्या क्या करने के लिए, पहला टू डिलीवर, ये पहला टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, या तो पर्सन डिसीव कर क्या है उसको क्या बोल रहे हो, टू मेक, ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या तो जो पर्सन डिसीव हो गया उसको आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, और टू एन एनीथिंग विच इज साइंड, sealed and which is capable of being converted into the valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and, और यहाँ पे देखिए लिखा है and shall also be liable to fine, तो यहाँ पे प्लस है। बताइए भाई आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ, बोलिए भाई। बताइए भाई समझ आ रहा है। तो डिलीवर क्या करा रहे हो, प्रॉपर्टी, या तो भाई सामने वाले को बोल रहे हो बनाओ, ऑल्टर करो, डिस्ट्रॉय करो, होल और एनी पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या तो और एनीथिंग विच इज साइंड और सील, तो भैया मतलब और या तो
बनाना, ऑल्टर करना, डिस्ट्रॉय करना होल और एनी पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड एंड विच इज केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द वैल्यूएबल। या तो ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो कि साइंड है या सील्ड है और वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकता है। आ रहा है समझ? दोनों चीज आएगी यहाँ पे। चलिए भाई, क्लियर? तो स्पेसिफिकली डील इसको करता है। मैं आपको एक बार इसका ना डिफरेंस देखो दिखा देता हूँ, डिफरेंस होगा। ये देखिए, मैंने वैसे लिख दिया था यहाँ पे सेक्शन 318 में लिखा हुआ है पूरा, क्लियर है? और ये देखो डिफरेंस, 318 सब सेक्शन 1 जो पहले वाला था वो जनरल प्रोविजन है और ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, ठीक है? ये सीरियस ऑफेंस ज़्यादा इसमें नहीं होता, ये सीरियस है, तभी देखो इसमें पनिशमेंट ज़्यादा है। अभी आप देखेंगे इसमें पनिशमेंट भी ज़्यादा है। ये नॉन कॉग्निजेबल है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये आपको पता चल जाएगा जब आप ये आगे पढ़ोगे ना BNSS, वहाँ पता चल जाएगा। ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है। इसमें पनिशमेंट 3 साल प्लस फाइन एंड और फाइन और बोथ। यहाँ पे ये है 3 साल की सजा या तो फाइन या तो दोनों। यहाँ पे देखिए 7 साल का सजा है और प्लस फाइन भी है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है। समझ आ रहा है? एंड है यहाँ पे। हाँ, तो सजा ज़्यादा कहाँ होती है? जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। समझ आ रहा है? तो ये थोड़ा और सीरियस, ये स्पेसिफिक प्रोविजन डील। क्लियर है? बोलिए भाई। क्लियर है? अब आइए इधर, एक और सेक्शन इसके अंदर बचा है, वो आपका चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। ये सेक्शन नंबर 319 बोलता है। देखिए क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन नंबर 319 सबसेक्शन 1 अ पर्सन इज सेट टू चीट बाय पर्सोनेशन। चीट बाय पर्सन मतलब कि पर्सनालिटी चेंज करके आप चीट कर रहे हो। और मैंने आपको एग्जांपल अभी ऑलरेडी दे दिया था, आईपीएस ऑफिसर बन के आप दुकान में जा रहे हो गुड्स को क्रेडिट लेने के लिए, ठीक है? अपनी पर्सनालिटी चेंज करके जा रहे हो, जो एक्चुअल में आप नहीं हो, मगर सामने वाले को ये बिलीव करा रहे हो कि मैं ये हूँ, और उस वो करके, वो बिलीव करा के आप उसके साथ हल कर रहे हो, चीट कर रहे हो। समझ आ रहा है? पहले अपनी पर्सनालिटी चेंज कर रहे हो, उसके बाद सामने वाले को आप क्या कर रहे हो? कन्विंस कर रहे हो कुछ गलत करने के लिए। समझ आ रहा है? तो बोलते हैं, वो भी आएगा चीटिंग बाय, उसको बोलते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन। आपने एक मूवी देखी होगी स्पेशल 26, स्पेशल 26 मूवी देखी हुई है अक्षय कुमार की, जहाँ पे उन लोग रेड मारते हैं, हाँ, ये दिखा के कि भैया क्या है, क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स बन के जाते हैं। क्या एक्चुअल में इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं? नहीं सर, नहीं सर, एक्चुअल में नहीं होते, मगर जाते क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन के जाते हैं। समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो, आता है समझ? बोलिए। देखिए क्या लिखा है, एज पर सेक्शन नंबर 319 सब सेक्शन 1 अ पर्सन इज सेट टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट्स। चीट तो कर रहे हो, मगर कैसे? कैसे चीटिंग कर रहे हो? बाय प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड कर रहे हो। पहला तो प्रिटेंडिंग टू सम अदर पर्सन, सामने वाले को प्रिटेंड कर रहे हो। क्या क्या प्रिटेंड कर रहे हो? प्रिटेंडिंग टू सम अदर पर्सन और बाय नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर। या तो भाई प्रिटेंड करते हो कि भैया ये ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है? इफ ही चीट बाय प्रिटेंडिंग टू सम अदर पर्सन, प्रिटेंड करते हो, या तो और बाय नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर। दो चीज हो गई, या तो जानबूझ के सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक पर्सन को फॉर अनदर, और या तो रिप्रेजेंट करते हो दैट, और या तो रिप्रेजेंट करते हो। तीन चीज हो रही है, या तो प्रिटेंड करना, या तो नोइंगली सब्स्टिट्यूट करना, या तो रिप्रेजेंट करना दैट ही और any other person is a person other than he or such other person really is। या तो खुद कर रहे हो, ठीक है, खुद जाते हो किसी के सामने और बोलते हो कि भैया मैं ये फलाना फलाना हूँ, मगर एक्चुअल में आप नहीं हो। या तो आप किसी के पास किसी अपने दोस्त को लेके जाते हो, ठीक है, जैसे मिस्टर ए है, वो अपने दोस्त मिस्टर बी को लेके जा रहा है किसी से मिलाने, ठीक है, और बोलता है कि ये बंदा ना आईपीएस ऑफिसर है, ये बंदा आईएएस ऑफिसर है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, और सामने वाले को कन्विंस करा देते हो, और सामने वाला उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है। मगर एक्चुअल में क्या वो बंदा वो था? नहीं सर, नहीं सर। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कैसे करो, चीटिंग तो आपने करी, धोखाधड़ी तो करी, मगर बात कैसे करा है? कैसे करा है? बाय नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन। जानबूझ के आपने सब्स्टिट्यूशन कर दी। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई, बोलो। देखिए, द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सनेटेड इज रियल और इमेजिनरी पर्सन। लो भाई, दोनों हो सकता है, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो।
आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सामने वाले को चीट कर रहे हो कोई ऐसे पर्सन के बारे में बता के कि जो कि एग्जिस्ट करता ही ना हो, या तो ऐसे पर्सन के बारे में बता के कर रहे हो चीट सामने वाले को कि जो पर्सन की डेथ हो चुकी है। समझ आ रही है? कोई मैं बोल देता हूँ कोई बहुत फेमस पर्सन है, ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है, मगर आप जा रहे हो किसी के पास और बोलते हो मैं ही वही इंसान हूँ, मैं ही वही इंसान हूँ। समझ आ रहा है? और सामने वाला आपकी बातों पे आ जाता है। समझ आ रहा है? तो कोई भी तरीका हो सकता है। समझ आ रही है? देखिए, मिस्टर ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर। लो भाई, अब आप चीट कैसे कर रहे हो कि भाई प्रिटेंड क्या कर रहे हो, टू बी सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम। ए चीज बाय पर्सोनेशन। लो भाई, अब दो बैंक्स हैं, ठीक है, ठीक है, दो बैंक्स है, क्या पता दोनों का नाम मिलता जुलता हो, ठीक है। अब आपके पास कोई कस्टमर एंड ऑल आ रहा है, ठीक है, अब आप उनको ये क्या शो कर रहे हो कि भाई साहब हम लोग बहुत बड़े रिच बैंकर है, हमारे बैंक में आप क्या कर दीजिए डिपॉजिट एंड ऑल करिए, आपका कभी इंटरेस्ट आपको मिलने में धोखाधड़ी नहीं होगी, ठीक है। मगर क्या पता भाई आपका एक्चुअल में बैंक वाला बैंक हो ही ना, खाली आपका नाम मिलता जुलता हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो जरा, कराओ, जैसे कि ऐसे ले लो, राम प्रसाद एंड एसोसिएट्स। राम प्रसाद एंड एसोसिएट्स, ये क्या है? ये मैं बोल देता हूँ, चलो आप लोग कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हैं ना, मैं बोल देता हूँ ये एक ये फॉर्म है, ठीक है, प्रैक्टिसिंग फर्म है, ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की फर्म है। राम प्रसाद एंड एसोसिएट्स लिखा है, तो मैं बोल देता हूँ इनके जो मालिक हैं वो जो है जिनके नाम पे है वो राम प्रसाद है, ठीक है। इनकी जो ये सीएस फर्म है फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स चल रही है, 25 साल से, लास्ट 25 ईयर से चल रही है। ये इनका अच्छा खासा नाम भी है, समझ, बहुत से इनके क्लाइंट्स भी हैं। अब एक नया नया कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड हुआ है, हाँ, 6 महीना साल भर का उसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसने भी अपनी एक फर्म डाल दी, ठीक है, समझ आता है। अब उसके दादा का नाम क्या है? राम प्रसाद, ऐसा ले लो, ठीक है, उसके दादा का नाम क्या है? राम प्रसाद ले लो, या तो ऐसा ले लो उस बंदे का नाम भी राम प्रसाद है। डेट में वैसे इतने हम नहीं होते पुराने जमाने में, तो क्या पता उसका भी आज की डेट में राम प्रसाद नाम हो। उसने भी एक फर्म खोली, अब फर्म का नाम सेम तो हो नहीं सकता, उसने एक फर्म का कोई भी खोल दिया, फर्म खोली आरपी एसोसिएट, खोल सकता है, खोल दिया आरपी एसोसिएट्स। इसका ओनर कौन है? कौन है? राम प्रसाद इसका भी ओनर है, और राम प्रसाद अलग बंदा है, इसका नाम ये है। क्लियर है? अब कोई क्लाइंट है, कोई क्लाइंट आता है इसके पास कि आप भाई वही राम प्रसाद है जो 25 साल से जिसका फॉर्म है? हाँ जी सर, मैं ही हूँ वो राम प्रसाद, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, देखिए ना आरपी एसोसिएट, मैं वही हूँ। तो यहाँ पे ये जो मिस्टर है, ये आले, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं बताइए भाई, क्या कर रहे हैं? क्या भाई चीटिंग कर रहे हैं? क्या ये चीटिंग कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअल में आप वो पर्सनालिटी, ऊपर वाली पर्सनालिटी नहीं हो, मगर आप सामने वाले को, किसी क्लाइंट को ये बिलीव करा रहे हो कि मैं वही से पर्सनालिटी हूँ, फर्म का मालिक। हाँ, आ रहा है क्लियर? तो क्या यहाँ पे चीटिंग कर रहा है ये इसके साथ? हो रही है चीटिंग कि नहीं हो रही है? यहाँ पे द आंसर इज ये कैसे हो रही है, बाय पर्सन, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी चेंज का, एक्चुअल में जो आप नहीं प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है, आप जानबूझ के आप सच कर रहे हो। समझ आ रही है? जानबूझ के आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी केस में आप कॉल करोगे तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आता है समझ कि नहीं आता है समझ? और इसकी सज़ा भी आपको पता चल गई। सज़ा क्या है? सज़ा दिख गई? सज़ा दिखी यहाँ पे कि नहीं दिखी? सज़ा इधर आइए, ये देखिए, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट सेक्शन 319 सब सेक्शन 2 बताता है that whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with सिंपल, सिंपल, आता है समझ? यहाँ जाके आपका चीटिंग का जो ऑफेंस है होता है ओवर। अगर मैं साथ में ना कुछ आपके लिए और एग्जांपल्स भी रखा हुआ, अगर आपको देखना है तो आप इसको, ये देखिए केस स्टडीज हैं कुछ, पर्सोनेशन बिफोर पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आप आराम से पढ़ लीजिए, सब आपके एग्जाम में काम आ सकता है। दो केसेस हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों है, दोनों आपको सब, ये सब पर्सोनेशन वाला है, सेक्शन 319 सब सेक्शन 1 वाला।
ये आपको समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल सिंपल है। देखो, हु डिड नॉट accused who did not belong to the scheduled caste category took the Indian Administrative Service, आईएएस के एग्जाम में बैठ गया एज अ शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, लो भाई, and succeeded in it and in the interview and got an appointment on the basis of false representation. He was held guilty for committing the cheating. हमारा समझ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जॉब एक्चुअल में नहीं हो मगर आपने प्रिटेंड किया, ये समझ आ रहा है? ये देखिए पहला एग्जांपल, नीचे दूसरा एग्जांपल, सब आप कर लीजिए, आपके लिए है, ठीक है? मैंने तो बहुत पूरा समझा दिया है, ये आपके लिए। और भी है, ये देखो एक और इलस्ट्रेशन है पर्सोनेशन का, सेक्शन 319 का। ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, फॉल्सली प्रिटेंड कर रहे हो क्या? गवर्नमेंट ऑफिशियल डिसीव्स बी, प्रिटेंड करा और डिसीव कर दिया, एंड इंड्यूसेस बी टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू हिम फॉर विच ही इज नॉट गोइंग टू पे। हमारा समझ, ये चीज बाय पर्सोनेशन। ये देखिए एंजॉइंग अनदर्स बेनिफिट, ये भी आएगा। वेयर द अक्यूज्ड वाज फाउंड यूजिंग अ रेलवे स्टेशन टिकट इशूड इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन, लो भाई टिकट भाई मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे रिजर्वेशन है, मगर सामने वाले का नाम भी क्या पता सेम हो। अब वो ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ही वो हूँ। आ रहा है समझ? टिकट मेरी है, टिकट मेरे नाम पे है, मगर सामने वाले पर्सन का नाम भी माधव है, ठीक है? अब टीटी जब टिकट चेक करता है, टिकट देखता है तो बोलता है, "ये लीजिए सर", क्या शो कर रहा है कि वही का नाम भी माधव है, ठीक है? एक्चुअल मेरे नाम पे थी, मेरा नाम माधव पा हुआ है मेरे नाम पे, वो भी क्या बोल रहा है, अब मैंने टिकट में जो ली थी मैंने खाली माधव के नाम से ली, क्लियर है? वो क्या कर रहा है कि मैं ही माधव, समझ आ रहा है? प्रिटेंडिंग to be that other person, he was held guilty of committing cheating by परसों, आता है समझ? The Madhya Pradesh High Court has held that a person cannot be convicted merely because he secured an employment by giving out a fictitious name of himself, but it must also be proved that he would not have got that job if he had not disclosed his true identity. अच्छा भाई, यहाँ पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है और उसने अगर फिक्टिशियस नेम बताया है, ठीक है, ऐसा नाम बताया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता और उसको जॉब मिल जाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई साहब उसको जॉब नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, उसको सजा मिलनी चाहिए, जॉब उसको नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बस ये प्रूव करना जरूरी है कि अगर एक्चुअल में अगर उसने सही आइडेंटिटी अपनी बताई होती तो फिर उसको ये जॉब या नहीं मिलती। समझ आ रही है? क्लियर? देखिए क्या लिखा, हेल्ड दैट अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड मेयरली, सिर्फ किस लिए? बिकॉज ही सिक्योर्ड एन एम्प्लॉयमेंट, उसको जॉब मिल गई है, बाय गिविंग आउट अ फिक्टिशियस नेम ऑफ फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, उसने कोई झूठा नाम बताया, ऐसा नाम बताया जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता था और उसके चक्कर में उसको नौकरी एंड ऑल कुछ मिली है। तो वही कोर्ट बोल रहा है ऐसा नहीं कि भाई उसको नौकरी अगर मिल गई है कुछ फिक्टिशियस नेम पे उसको कन्विक्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है, मगर साथ में ये भी प्रूव करना होगा अगर वो फिक्टिशियस नेम जो इसका यूज किया है अगर उसने ये बताया नहीं होता तो उसको नौकरी नहीं मिलती। समझ आ रहा है? तो ये भी प्रूव करना जरूरी है, बट इट मस्ट ऑल्सो बी प्रूव दैट ही वुड नॉट हैव गॉट दैट जॉब had if he had if he had not disclosed his true identity। समझ आ रहा है? अगर वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताता, इफ ही हैड डिस्क्लोज हिज ट्रू आइडेंटिटी से लिखा है, अगर वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता देता तो नौकरी नहीं मिलती, ये प्रूव करना जरूरी। समझ आ रही है? ये देखिए सब चीटिंग हुआ था, बड़े बड़े केस हो चुके हैं पहले चीटिंग के, होम बायर्स के साथ बहुत सी चीटिंग हुई हुई है, ठीक है? आम्रपाली ग्रुप देख लीजिए, आम्रपाली दी, देखिए सब लिखा हुआ है, सब चीटिंग के केस होंगे। देखो चीटिंग बायर्स, पहले केस है सब ग्रेटर नोएडा साइट के, ये देखिए चीटिंग, 6 नोएडा बिल्डर्स बुक फॉर चीटिंग होम बायर्स, देख लो सब चीटिंग के पुराने पुराने केस आपके हैं, ये सब ऐसे ही चलता रहता है सब काम। पैसे ले लेते हैं, पोजीशन देते नहीं है, बोलते हैं कि इतने टाइम में बन जाएगा, कुछ होता ही नहीं है, हाँ, पैसे लेके फरार हो जाते हैं, वही सब चीज़ें हैं। हम आपको पोजीशन दे देंगे 6 महीने में, हम आपको पोजीशन दे देंगे साल भर में, अब आप सामने वाले को क्या कर रहे हो? डिसीव कर रहे हो। आपको एक्चुअली पता है कि 6 महीने साल भर में बनेगा ही नहीं, आपको पता है, हाँ, और डिसीव करके उनसे पैसा ले लेते हो एडवांस एंड ऑल, बुकिंग अमाउंट, ठीक है, और बाद में उनको पोजीशन आप देते नहीं हो, तो क्या ये चीटिंग नहीं? तो हाँ, क्लियर है? ये सब आपके चीटिंग के केस हैं। बायर्स देख, आ रहा है समझ?
चलिए भाई, यहाँ पे जाके अगर देखा जाए तो आपका पूरा का पूरा चीटिंग, अब जाके चीटिंग का ऑफेंस हुआ है पूरा। समझ आ रही बेटा, टाइम लगता है, ठीक है। 10 मिनट में नहीं खत्म होता है सेक्शन, चीटिंग का सेक्शन अच्छा खासा बड़ा है तो टाइम लगता है। कोई चीज आता है समझ, नहीं आता है समझ, क्लियर हो गया है? बताइए भाई। नेक्स्ट ऑफेंस आपका है फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, और इसके बाद आपका एक और आएगा, वो आएगा आपका एक और आपका फोर्जरी, और एक और ऑफेंस है आपका, फोर्जरी है, एक और ऑफेंस बचा होगा अभी, एक और ऑफेंस और भी है। अब फोर्जरी पढ़ेंगे हम लोग पहले, अभी पढ़ेंगे पहले फ्रॉडलेंट डीड्स वाला पढ़ना हम लोग को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्जरीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑफेंस रिलेटेड प्रॉपर्टी मार्क्स, प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और ऑफेंस हमारा बचा है डिफेमेशन। चार ऑफेंस अभी बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में करा दूं? हाँ, आइए। कंफ्यूज तो क्यों, मैं सोच रहा हूँ कि फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, फोर्जरीज एंड प्रॉपर्टी मार्क्स एक ही साथ हो जाएगा आपका। फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक के बाद आपका फोर्जरी वाला टॉपिक, और क्योंकि ये सब छोटे छोटे आएंगे, अब ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है ये, और साथ में आपका प्रॉपर्टी मार्क्स, सब साथ साथ में आपका। चाह रहा हूँ ना, एक छोटा टॉपिक कोई कर लेते हैं, ठीक है, छोटा टॉपिक, 1 मिनट, आगे आइए आगे आइए। फ्रॉडलेंट डीड्स एंड फोर्जरी मैं साथ में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मगर उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है प्रॉपर्टी मार्क वाला, ऑफेंस वाला, वो कर लेते हैं अभी। आइए इधर आइए, आगे आइए। फ्रॉडलेंट डीड्स एंड फोर्जरी वाला टॉपिक एक साथ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके पहले एक छोटा सा और है, उसको कर लेते हैं साथ में अभी। क्या वाला ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मार्क, छोटा सा है बस, 1 पेज का है मुश्किल से। इधर आओ। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मार्क, प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड, अभी आप ऑफेंसेस अभी कौन सा पढ़ रहे थे आप, ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, है ना, अब ये प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड ऑफेंस है एक। देखिए भाई, प्रॉपर्टी मार्क, अब एक बात बताओ मुझे, प्रॉपर्टी मार्क क्या चीज है भाई, प्रॉपर्टी मार्क, प्रॉपर्टी मार्क क्या चीज है, लाइन पढ़िए क्या लिखा है, प्रॉपर्टी मार्क का मतलब क्या है। प्रॉपर्टी मार्क का मतलब देखो क्या लिखा है, पहले पढ़ो, प्रॉपर्टी मार्क का मतलब क्या है। अ मार्क यूज्ड, ऐसा मार्क है, अ मार्क यूज फॉर डिनोटिंग, डिनोट करने के लिए, दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, पहली बात तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे आएगा, ये दिमाग में रख लो, पहले तो यही समझ लो, आएगा किस पे, मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेगा। A mark used for denoting that movable property belongs to a particular person is called a property mark। मतलब ऐसा मार्क लगा है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, ऐसी निशानी है, ऐसा निशान है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, जिस मार्क को देख के ये पहचाना जा सकता है कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है। मतलब वो मार्क डिनोट करता है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, या ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है। समझ आ रहा है, यही होता है प्रॉपर्टी मार्क। आप सुनो प्रॉपर्टी मार्क का मतलब क्या, इधर आओ, आपको इधर से बता देता हूँ, इधर सुनो। क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी मार्क, प्रॉपर्टी मार्क का पहले मतलब देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देखेंगे आगे, ठीक है। ऑफेंस कौन सा होता है प्रॉपर्टी मार्क वाला, देखिए प्रॉपर्टी मार्क का मतलब क्या हो रहा है, कोई भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है,
और उस प्रॉपर्टी पे जो मार्क लगा है, प्रॉपर्टी पे तो मार्क लगा है और ऐसा मार्क है तो डिनोट करता है, डिनोट करता है, क्या डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, टू whom दी प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, whom द प्रॉपर्टी बिलोंग। प्रॉपर्टी मार्क का मतलब ऐसा मार्क है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे है, जो कि डिनोट करता है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी मार्क, बोलते हैं प्रॉपर्टी मार्क। नगर निगम की गाड़ियां होती, नगर निगम होती, नगर निगम की गाड़ियां होती है, म्यूनसिपैलिटीज की गाड़ियां होती, उनके ऊपर लिखा रहता है, की गाड़ियों पे लिखा रहता है नगर निगम, उनकी बैल पे लिखा रहता है म्यूनसिपैलिटी। तो क्या उस मार्क को देख के आप ये पहचान सकते हो ये गाड़ी का ओनर कौन है? द आंसर इज नगर निगम। पुलिस की गाड़ी होती है, पुलिस की गाड़ी पर पुलिस का सिंबल बना होता है, पुलिस का नाम लिखा होता है, समझ आ रहा है? क्या पहचान सकते हो ये गाड़ी किसकी है? यस सर, पहचान सकते हैं गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी पुलिस की है। ठीक है, एमपी एमएलए होते हैं, एमपी एमएलए में लिखा रहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लिखा रहता है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा रहता है, एमएलए लिखा रहता है, विधायक लिखा रहता है, सांसद लिखा रहता है। आप क्या पहचान जाते हो, उसकी गाड़ी में लिखा रहता है कि हाँ भाई गाड़ी किसको बिलोंग करती है, समझ आ रहा है? टेंट हाउस होते हैं, टेंट हाउस, टेंट हाउस होते हैं, उनकी आप देखोगे उनकी कुर्सियों में, उनकी चेयर्स में क्या लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है उनकी टेंट हाउस का, होता है क्या पता उनका कोई ना कोई सिंबल भी होता है, कोई ना कोई सिंबल्स भी होते हैं और कोई ना कोई इनका मार्क भी होता है, या तो कोई ना कोई नाम लिखा हुआ है टेंट हाउस। तो जब आप ये नाम देखते हो या प्लेट्स में आप देखते हो, तो आप संभल समझ जाते हो कि भैया ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्लेट्स है, ये चम्मच है, ये कटोरी है, ये बर्तन है, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये टेबल है, किसको बिलोंग करता है? पर्टिकुलर टेंट हाउस को बिलोंग करता है। डीजे स्पीकर होते हैं, डीजे वाले स्पीकर के देखो आप, डीजे वाले स्पीकर अपना नाम लिखा रहता है उनका, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता, नाम भी लिखा रहता है, या तो अलग अलग सिंबल्स भी लोग यूज करते हैं। क्या समझ जाते हो कि भैया किसको बिलोंग करता है? इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज के ब्लैंकेट्स, इंडियन रेलवेज के चद्दरे, ठीक है, हाँ, पिलो कवर्स होता है, उनके जो कार्टून होते हैं, कार्टून के बॉक्स होते हैं, बॉक्स के ऊपर रेलवे का सिंबल लगा रहता है, इंडियन रेलवे का, नहीं लगा रहता, बताओ भाई? लगा रहता है तो समझ जाते हो कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, इंडियन रेलवेज को बिलोंग करती है। आता है समझ? तो यही वो प्रॉपर्टी मार्क है, ये बताता है कि प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती, समझ आ रहा है? प्रॉपर्टी मार्क जो है ना वो बेटा आपको बताता है कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, समझ आ रहा है? क्लियर है? प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, समझ आती है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए भाई, आता है समझ? चलिए आगे आइए, अब एक बार आते हैं इस पे, अब मुझे मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी मार्क समझ आ गया होगा। आगे आओ इधर, अब आगे आते हैं इस पे, अब ऑफेंस क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी मार्क तो समझ आ गया, ऑफेंस क्या हो रहा है बताइए अब आप। ऑफेंस क्या होगा? कोई भी पर्सन होगा जो प्रॉपर्टी मार्क है गलत तरीके से यूज कर रहा होगा। हाँ, अब आप अपनी गाड़ी में पुलिस का सिंबल लगा के घूम रहे हो, आप अपनी गाड़ी में एडवोकेट लगा के घूम रहे हो, फंसोगे कहीं कि नहीं फंसोगे? बताओ कि नहीं, नहीं फंसोगे, बताइए, बोलो, फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? देखिए क्या लिखा है, देखते पढ़ते हैं क्या लिखा है, अभी मैं बोला नहीं, अब देखिए क्या लिखा है। चूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, फॉल्स झूठा, क्या लिखा है? इट स्टेज दैट हूएवर, अब कोई भी इंसान मार्क्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मार्क कर रहे हो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे, मार्क्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स और एनी केस, या तो कोई भी केस है या तो कोई पैकेज है, और अदर रिसेप्टेबल्स कंटेनिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, रिसेप्टेबल का मतलब बड़ा कंटेनर है जिसमें बहुत से प्रोडक्ट्स या बहुत से गुड्स होते हैं, ठीक है, रिसेप्टेबल्स, और अदर रिसेप्टेबल्स कंटेनिंग मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, और गुड्स, देखिए क्या बोल रहा है, whoever marks any property, marks any movable property or goods or any case, packages, other receptacles containing, receptacles ऐसा कोई कंटेनर है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है या तो उसके अंदर गुड्स है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये लाइन को एक मिनट में ड्रॉप कर रहा हूँ, ये लाइन को, इसको अभी आप 2 मिनट नहीं पढ़ोगे, और के बाद वाले को एक बार आप होल्ड पे डालेंगे, इसको आगे आइए, अभी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है? तो क्या हो रहा है, इट स्टेट्स दैट हूएवर, कोई भी इंसान मार्क कर रहा है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे या तो गुड्स पे, और एनी केस, पैकेज और अदर रिसेप्टेबल कंटेनिंग मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स इन अ मैनर, अब इस तरीके से आप मार्किंग कर रहे हो, इस तरह से प्रॉपर्टी मार्क लगा रहे हो, इन अ मैनर, इन अ मैनर, इस तरीके से कर रहे हो आप, इन अ मैनर रीजनेबली कैलकुलेटेड टू कॉज इट टू बिलीव, क्योंकि आप चाह रहे हो कि सामने वाला बिलीव कर सके, reasonably calculated to cause it to be believed that the property or goods so marked
or any property or goods contained in any such container or receptacle so marked belong to a person to whom they do not belong. लो भाई, अब जानबूझ के ऐसा मार्क यूज कर रहे हो सामने वाले को ये भरोसा दिलाने के लिए कि प्रॉपर्टी भैया इनकी है, अगर एक्चुअल में प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए भाई, बोलो, आ रहा है समझ? क्या बोल रहा है? In a manner reasonably calculated to cause it to be believed that property or goods so marked or any property or goods contained in the such receptacle so marked belong to a person to whom they do not belong is said to use the false property। हाँ, बताओ भाई, गलत हो रहा है यहाँ पे? गलत हो रहा है। वो कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर आप कोई भी मार्क यूज करके चल रहे हो, सामने वाला तो यही सोचेगा ना, हाँ भाई ये प्रॉपर्टी इनकी है, मगर एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी की है ही नहीं। समझ आ रहा है? एक चीज। और दूसरा यहाँ पे, और यहाँ पे जो आ रहा था ना, और यूजेस, अब देखिए, और यूजेस एनी केस पैकेज और अदर रिसिप्टेबल हैविंग एनी मार्क देयर ऑन, या तो आप यूज करते हो इस तरीके से, हाँ, कि सामने वाले को आप बिलीव करा दो क्या, भाई साहब उस चीज को हम यूज कर रहे हैं जो कि भाई हमको तो बिलोंग नहीं, हम आप शो ये कर रहे हो कि उस इस तरीके से कर रहे हो कि भाई साहब बिलोंग मुझे ही करती है वो प्रॉपर्टी, अगर एक्चुअल में वो आपको बिलोंग नहीं कर रही। या तो आप मार्क कर रहे हो या तो आप यूज कर रहे हो, दोनों चीज आएगी। देखो, मार्किंग भी है और यूजिंग भी है, दोनों चीज। whoever मार्क्स एनी मूल प्रॉपर्टी भी है, और एनी यूजेस एनी केस पैकेज और अदर रिसेप्टेबल हैविंग एनी मार्क देयर ऑन, या तो आप उन गुड्स को, उस केसेस को, उस पैकेजेस को यूज कर रहे हो जिसके ऊपर मार्क लगा हुआ है। हाँ, in a manner reasonably calculated to cause it to be believed that the property or goods so marked or on any property or goods contained in such receptacle so marked belong to a person to whom they do not belong। आता है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई, बताओ। जैसे आपको एग्जांपल दूं एक, देखो सुनो, जैसे एक शॉपकीपर है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में एक शॉपकीपर है मिस्टर ए, अभी आपको सब समझ आ जाएगा सर। मिस्टर एक है, शॉपकीपर है दिल्ली के अंदर, ठीक है, ये एक लोकल शॉपकीपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बेचता है। इसने क्या करा भैया, इसने एक अपना खुद का ब्रांड बनाया और अपना खुद का एक मार्क यूज करता है अपने भी, अपनी ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में। इसने एक मार्क बनाया, इसने एक प्रॉपर्टी मार्क बनाया, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी मार्क्स ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के ऊपर यूज करता है क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग यही करता है। जो भी बॉक्सेस होते हैं, जो भी कंटेनर्स होते हैं, उसके ऊपर ये अपना यूज कर लेता। आता है समझ? ये मिस्टर ए का काम है। अब इसी में एक मिस्टर बी है, इसी में कौन, एक मिस्टर बी है। आता है समझ? क्लियर है? अब मिस्टर बी क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचता है। अब ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर सेम प्रॉपर्टी मार्क ये वाला यूज करता है, इसका ये खुद का मैन्युफैक्चरर। क्या गलत हो रहा है? क्या ये गलत कर रहा है? क्योंकि अब पब्लिक क्या सोचेगी, कस्टमर क्या सोचेगा, जब कस्टमर जाएगा मिस्टर बी के पास सामान लेगा तो कस्टमर तो यही सोचेगा ना, हाँ भाई ये तो वही प्रोडक्ट है, मगर एक्चुअल में उसका मैन्युफैक्चर कौन है, उसका एक्चुअल में मैन्युफैक्चर तो मिस्टर ए है, प्रॉपर्टी तो मार्क तो उसका है, वो यूज करता था, मगर मिस्टर बी क्या कर रहा है, वो मार्क यूज कर रहा है और सामने वाले को ये बिलीव करा रहा है कि इस गुड्स का मालिक मैं ही हूँ, नहीं मैन्युफैक्चर में, अगर एक्चुअल में ये नहीं है। देखिए वही चीज लिखी है, whoever marks any movable property, मार्क लगा रहा है अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी पे कि नहीं लगा रहा है? लगा रहा है। A goods or any case package or other receptacle containing a movable property or uses any case package or other receptacle property having in a manner reasonably calculated to cause it to be believed that the property or goods so marked or any property or any goods containing in any such receptacle so marked belong to a person to whom they not belong। आ रहा है समझ? अब आप ये शो करना चाहते हो कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैं बेच रहा हूँ ना, हाँ, ये इसको ही बिलोंग करता है, मिस्टर ए को, ये इसी ने मैन्युफैक्चर करा, मगर क्या एक्चुअल में इसका मैन्युफैक्चर ए है? तो वही प्रॉपर्टी मार्क कस्टमर देखा, वो तो यही सोचेगा ना, यही सोचेगा ना कि भाई साहब ये प्रोडक्ट किसको बिलोंग करता है, मिस्टर ए को, प्रॉपर्टी मार्क है। और आप क्या कर रहे हो, आप वही प्रॉपर्टी मार्क को यूज कर रहे हो, तो सामने वाले को आपको क्या कर रहे हो, सामने वाले को आप क्या फील करा रहे हो, सामने वाले को ये बता रहे हो कि भाई साहब
ये जो गुड्स है ना, इसका ओनर एक तरह से मिस्टर ए ही है, मगर एक्चुअल में आप ओनर हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप उसका प्रॉपर्टी मार्क यूज कर रहे हो सर। समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आता है समझ? ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूजिंग ऑफ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, और इसकी सजा देख लीजिए क्या है। इट प्रोवाइड दैट द पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क एंड स्टेट दैट हूवर यूजेस एनी फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क shall 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 unless he proves that he acted without intent to defraud। लोग unless आ गया, अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि भैया मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी फ्रॉड करने की, तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हो, देन इन दैट केस shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with oh, or with। आ रहा है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए भाई। तो आता है समझ? क्लियर? ये था प्रॉपर्टी मार्क, ऑफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मार्क यही था। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फ्रॉडलेंट डीड्स वाला हम लोग को बात करनी है, ठीक है, और बात करनी है फोर्जरीज की। ठीक है, तो डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे और थोड़ा फोर्जरी की बात करेंगे। फोर्जरी भी जो होती है, जो डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल में की जाती है, ठीक है, चाहे आपका आपका उस पे हो, चाहे हार्ड कॉपीज हो, चाहे आपकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो, सबके अंदर फोर्जरीज एंड ऑल होती है। ठीक है, तो घपले की बात अभी नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ी बची हुई है, काला घपला सब नेक्स्ट क्लास में भी करने हैं, 2 ऑफेंस डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद करेंगे डेफेमेशन। देखो भाई, मैं पढ़ाता हूँ ऐसे, ठीक है, मेरा थोड़ा नेचर है ऐसा, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। मैं 10 मिनट 15 मिनट के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक मुझसे नहीं खत्म हो पाता। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।